वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे शायद वो माँ बाप जिनके ख्वाब होते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ करें दुनिया में जिससे उनको जॉब सिक्योरिटी हो, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो, और माँ बाप एक दिमाग में फार्मूलाज जो बना के बैठे हुए हैं, फार्मूला वन नहीं, फार्मूलाज बना के बैठे हुए हैं, उससे वो कभी कभार उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर एज एन इंडिविजुअल हम देखते हैं कि एक इंसान की क्या ख्वाहिश है और वो क्या ज़िंदगी में करना चाहता है, तो वो बिल्कुल वो माँ बाप की सोच से एक मुख्तलिफ सोच आपको सामने नज़र आएगी। जब इंसान ख्वाब देखता है तो उस वक्त ख्वाब देखते वक्त वो ये नहीं सोचता कि जो हमारी चॉइस है ये हमें कामयाब बनाएगी या नहीं। ये जो हमारी चॉइस है इसको अगर हम अपनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो हमारी चॉइस है, क्या ये हमें जो फेमस होना है या पैसा कमाना है या एक माशरे में एक स्टेटस बनाना है, वहाँ तक, उस मंजिल तक ये हमें पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी। बस आप किसी भी चीज़ के पीछे, चाहे वो कोई भी हो, हर इंसान, हर इंडिविजुअल जुनून की हद तक जिस चीज़ से, जिस टैलेंट से, जिस शोबे से मोहब्बत करता है, वो उस शोबे के इर्द गिर्द रहना चाहता है, वो उस शोबे के अंदर रहना चाहता है, वो वही काम करना चाहता है जो उसको पसंद है। मगर कभी कभार बहुत सारे ऐसे पसंदीदा काम होते हैं जो आपकी अक्ल आपके दिल के आड़े आ जाती है और कहती है कि नहीं यार, पेंटर बनोगे। कितने सारे पेंटर हैं जो बेचारे 10-10 हज़ार में पेंटिंग्स बेच देते हैं, जो अगर आप वेस्ट में जाएं तो रोड पे बैठकर चौक से बना रहे होते हैं। वो भी तो आर्टिस्ट हैं। आपकी अकल आपको थोड़ा उस शौक को पीछे धकेलने को कहती है और कहती है नहीं 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 नहीं, ये सेफ नहीं है, ये हवाई रोज़ी है, आगे आओ, कुछ और करो। खैर, वो आप अपनी अकल के कहने पर कर तो लेते हैं, लेकिन वो दिल जो सुकून मांगता है, वो दिल जिसकी वजह से आप ज़िंदा हैं, वो आपको चौके लगाता रहता है। वो आपको वो सेटिस्फैक्शन ज़िंदगी में नहीं देता जिसकी आप तलाश में पैदा हुए होते हैं। आप उस शौक़ को दिल में बसाए बैठे होते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी हो, तमाशा मूवी, याद है आपको, कि आप हमेशा उस चीज़ में एक्सेल करते हैं जिसका आप मतलब दिल से आप चाहते हैं कि वो उस फील्ड में आप हो, और अगर आप उस फील्ड में नहीं होते तो आप एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपने लिए नहीं, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए। बहुत सारे बापों को, बहुत सारे हस्बैंड्स को, बहुत सारे बेटों को, बहुत सारे भाइयों को मैंने अपने शौक़ को दफन करते हुए देखा है, क्योंकि वो शौक़ उनकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, बीवी, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, और शौक़ को दफन कर देते हैं और एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत सारी बीवियों को, बहुत सारी औरतों को अपने हस्बैंड, बच्चों, माँ बाप, भाइयों, इन सब इर्द गिर्द के लोग, ससुराल वालों की खातिर दफन कर देती हैं। हमारे घर में इजाज़त नहीं है अपने उस शौक़ को, अपने उस काम को परसू करने की। मुझे ऐसे लोगों से मिलकर बहुत तकलीफ़ पहुँचती है जब वो डिप्रेशन में होते हैं, और कभी कभार कुछ औरतें मुझसे अपने दिल का हाल बयान करती हैं, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी मेरे पर्सनल इंस्टा पे मैसेज करके, कभी कभार तो बात भी हो जाती है हमारी। जब टाइम होता है मेरे पास, तो अगर कोई बहुत डिप्रेशन में होता है तो मैं उनसे बात भी कर लेती हूँ, और उनसे बात करके मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वो मकसद जो इस दुनिया में लेकर आई हैं वो पूरा नहीं कर पा रही होती। आपको पता है, जब हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि जो आप दिल से चाहते हैं, जो आपका शौक़ है, अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो आप 100% एक्सेल करते हैं, आप उसमें मेहनत भी करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कामयाब हो इस दुनिया में, लेकिन जद्दोजहद और मेहनत तो हर कोई करता है ना कामयाब होने के लिए। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है और आप उस चीज़ में जद्दोजहद और मेहनत करते हैं, तो आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है।
आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी पावर बढ़ाता है, आपको एक रिलैक्सेशन देता है, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप वो काम जो आप दिल से करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सके कंटिन्यू, आप किसी और जॉब में हैं, आपने अपना करियर कुछ और चुन लिया है, मगर उस शौक़ को साइडलाइन एज हॉबी आप पूरा करने की कोशिश करें, फिर भी सही है। फिर भी वो है ना आप 3 में ना 13 में, फिर भी आप मैयाना रवि में हैं और आपके वो हैप्पी हार्मोन आपको मदद करते हैं उस लाइफ को गुजारने में जो आप दूसरों के लिए जी रहे हैं। सो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज सुबह सुबह हम ऐसा कुछ तमाशा लगाएंगे जिससे शायद माँ बाप के दिमाग का वो मैं कहती हूँ उनकी भी मोहब्बत ही अपनी औलाद को लेके कि प्लीज़ ये वाले फील्ड में जाना। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कभी कभार, तो माँ बाप उसको एक सर्टन फील्ड की तरफ धकेलने की कोशिश करते कि बेटा ये सिक्योर फील्ड है, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, तुम बहुत आगे जाओगी या जाओगे। सो मैं उनकी आंखें खोलने की कोशिश करती, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे कभी दबाव नहीं डाला कि ये करो ये करो। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि निदा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी प्रोफेशन में जाना हो चली जाओ, बीच में डिग्री नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पढ़ाई कभी रहेगा नहीं जाती चाहे आपने किसी भी फील्ड में पढ़ाई की। सो इसीलिए फ़िज़िक्स के बाद जब मैंने होटल मैनेजमेंट का रुख किया, वहाँ के बाद अपने आप को पहचाना, अपने आप को टटोला और जाना कि मुझे क्या चाहिए, और खुदा ताला मुझे सिर्फ उस तरफ लाता गया। और मैं इस प्रोफेशन में, जिसको आप होस्टिंग कहते हैं, मैं अपना शौक़ कहती हूँ, मैं इसको होस्टिंग नहीं कहती, मैं इसको बातें करना कहती हूँ। मुझे बातें करने से इश्क, मुझे लोगों के बारे में जानने से इश्क, और वही चीज़ जब मेरा प्रोफेशन बन गई तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की। और उसी तरह जब कपड़े पहनने का शौक़ तो कपड़े बनाने का शौक़, तो ये नहीं सोचा कि अच्छा भाई निदा अब क्या पढ़ने की उम्र, अब क्या करना, अब क्या करना। तो लग पड़ी एक नए सिरे से खोज लगाने कि अच्छा जी चलो वहाँ पढ़ाई भी कर लेते हैं, उस पढ़ाई करने के बाद दुनिया को और किस रिसेप्शन से देखूँगी, क्या जानूँगी, वो भी शौक़, लेकिन वो भी पढ़कर पूरा करेंगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। और टाइम मत देखें, जिस टाइम जो टाइम दिल है आप उस चीज़ के लिए अपना टाइम निकालें। अगर आज के शो देखने के बाद आपको लगता है ये जिस प्रोफेशन में मैं हूँ ये तो मैं नहीं चाहता था या चाहती थी, तो कोई बात नहीं, इसको साथ रखते हुए एक सिक्योरिटी हो गई आपकी, और अपना टाइम निकालें उस शौक़ के लिए जो आप दिल से करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मुलाकात कराते हैं आपकी कुछ ऐसे लोगों से जो अपने काम के साथ अपना शौक़ भी साथ साथ पूरा कर रहे हैं, और क्या पता वो शौक़ उन्हें कहाँ तक ले जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया इंट्रो में कि हमारा आज का प्रोग्राम का टॉपिक है कि जो दिल चाहता है दिल की सुनो, मगर कभी कभार हम दिमाग की सुनते हैं और वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स की नज़र में सिक्योर होती है हमारे फ्यूचर के लिए, मगर हम उस जॉब में वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ नहीं होता हमारे अंदर जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी खूबसूरत लगती है, बल्कि कभी कभार हम रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं सिर्फ अपने इर्द गिर्द वालों का और अपना पेट पालने के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपने ख्वाबों की सुनते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन सब लोगों को जो एक वक्त में सारे इकट्ठे होके खड़े होते हैं इस पर उनकी भलाई के लिए ही कि नहीं ये फील्ड चूज़ नहीं करूँ, लेकिन उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतना एतमाद होता है कि वो कहते हैं कि आज मैं अपने आप को सराह रही हूँ, कल आप सराहेंगे। और ऐसा ही हुआ कि हमने और आपने एक साथ देखा कि एक पाकिस्तानी लड़की हमें नज़र आई उस इंटरनेशनल स्टेज पे जहाँ लड़कियाँ ख्वाब देखती हैं पहुँचने का। मिस यूनिवर्स जो हमेशा इंटरनेशनली होता रहा और पाकिस्तान से कभी कोई किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, पहली दफ़ा एक लड़की हमें नज़र आई और वो 20 फाइनल्स तक पहुंच गई। बहुत बड़ी बात है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स पाकिस्तान से गई हुई लड़की वहाँ तक पहुँची। सो मैंने कहा आज मैं उसे अपने शो पे बुलाती हूँ और मैं उससे पूछती हूँ कि यहाँ तक तुम अपने ख्वाबों को पूरा करते करते कैसे पहुँची। सो आइए वेलकम करते हैं एरिका रॉबिन, जिन्होंने
मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एरिका, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तुम तो यहाँ देखने में भी मुझे इतनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही हो। आप कम खूबसूरत ओह हैं। माय गॉड, मतलब मैंने जब तुम्हें स्टेज पे देखा था, जी। पहले मैं तुम्हारी तारीफ कर दूं फिर तुमसे बात करती हूँ। जब मैंने तुम्हें स्टेज पे देखा इंटरनेशनली, जब तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, तुम बहुत ग्रेसफुली तुमने Thank you. रिप्रेजेंट किया। तुम जो बात कर रही थी सो इतना अच्छा लग रहा था Thank you. और लग रहा था ब्यूटी विद ब्रेन्स। सो एरिका, अब मैं तुम्हारी उस करियर से शुरू करूंगी जब तुमने सोचा, स्ट्रगल शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां तक पहुंचो। अच्छा, स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया? यहाँ से? हाँ, मतलब एरिका मॉडल बनना चाह रही थी। जी, जी। तो घर में सब खुशी खुशी कहते हैं हाँ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, मेरे ख्याल से कि आपने जैसे मेंशन किया कि अपने ड्रीम्स को पूरा करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। तो ऐसी मेरी भी जो जर्नी थी वो बहुत एक रोलर कोस्टर राइड थी, कभी ऊपर कभी नीचे। मैं 16 साल की थी जब से मैंने काम करना शुरू किया था। Oh my God! यस, आई वाज 16। जैसे ही मैंने मैट्रिक ख़त्म किया, शुरू से मुझे जो है शौक था कि मैं खुद से कुछ करूं, इंडिपेंडेंट हूं। तो खैर जॉब करने में तो घर वालों को एतराज़ नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है। लेकिन जब कुछ सालों बाद जब मैं आई वाज स्टेपिंग इनटू मॉडलिंग फील्ड, तो मेरे अब्बा जी को थोड़ा सा एतराज़ था, क्योंकि मेरी फैमिली में नो वन इज़ अ मॉडल और ना कोई मीडिया फील्ड में है। ओके। और अगेन आपको पता है कि फैमिलीज़ जो है फीमेल अगर स्टेप इन करे तो कुछ नया होता है, और हमारे कल्चर के हिसाब से। हाँ। तो मेरे फादर को स्टार्टिंग में थोड़ा इशू था, लेकिन विद टाइम जो है जब उन्होंने देखा। कन्विंस तुमने किया या जी। तुमने थोड़ा सा नहीं। सका के मुझे मेरी एक ही जिंदगी है, प्लीज थोड़ा सा मुझे अपनी मर्जी। हाँ, नहीं, मर्जी तो मुझे मतलब शुरू से थी, लेकिन उनको ये था कि बाय मीडिया फील्ड। अच्छा, वो कहते थे जॉब करनी है तो किसी और फील्ड में। हाँ, वो कहते थे मीडिया फील्ड क्यों। तो फिर मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया कि, और उन्होंने देखा भी, जैसे मैं शूट पे आती जाती थी, आपको ही पता ही है इन मीडिया फील्ड कि कितनी टायरिंग जॉब है ये, कितनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। और एज कम्पेयर टू अदर जॉब, मुझे ये वाली जो है मीडिया फील्ड ज़्यादा जो है वो लगता है कि आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा टायरिंग है। तो जब मेरे फादर ने मुझे देखा कि मैं बहुत मेहनत करी, तो उनको रियलाइज़ हुआ दैट दिस जॉब इज़ ऑल्सो एज रिस्पेक्टेबल एज एनी अदर जॉब। और मेरे ख्याल से कि अगर आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर हो तो सब कुछ चेंज हो सकता है। और चेंज जो है वो घर से ही शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। तो यह है कि कुछ टाइम बाद अम्मी ने सपोर्ट किया? जी, अम्मी तो शुरू से, अम्मी हाँ। तो शुरू से, क्योंकि अम्मी को बहुत शौक था काम करने का, लेकिन उनके फादर ने उनको कभी अलाउ नहीं किया। तो उनके दिमाग में हमेशा से यही था कि माएं जो है ना वो ये ड्रीम्स बेटियों में देखती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मौका नहीं मिला जो मैं बनना चाहती थी, बट आई गिव यू कंप्लीट फ्रीडम कि जो तुम्हें बनना है वो तुम बनो। तो मदर की तरफ से तो शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी वेरी सपोर्टिव। हाँ। सो फिर अब मॉडल मतलब तुम उसमें स्ट्रगल, जाहिर है तुम्हारी फैमिली में कोई भी नहीं, खुद अपने मदद आपके तहत स्ट्रगलिंग शुरू हुई। जी। तो क्या किया, कहाँ किस के साथ काम किया? अच्छा, स्टार्टिंग में शुरू की क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, तो उसके साथ साथ क्योंकि आपको ये पता है, लोग कहते हैं हवाई रोजी है ना। और मेरी एक परमानेंट जॉब थी, तो मैं खुद भी कंफ्यूज थी, क्योंकि स्टार्ट में जाहिर सी बात है आपको लोग। जॉब्स की तुमने? मैंने तो बहुत हर साल कोई नई जॉब, कभी कहीं कभी कहीं, अपने आप को टटोल रही थी कि करना क्या है। मतलब और यंग भी थी, तो पता नहीं था कि करना क्या है, बस ये था कि खुद से इंडिपेंडेंट रहना है और घर से जो है वो पैसे नहीं लेने, ये पता था। ये था तो बहुत सारी जॉब्स की, सॉफ्टवेयर हाउस में किया, कॉल सेंटर में भी किया, सेल्स में भी किया। तो आई केप्ट स्विचिंग माय जॉब। तो फिर उसके बाद जो लास्ट जॉब जो थी मेरी, वो सॉफ्टवेयर हाउस की थी, तो साथ में मॉडलिंग भी शुरू हो गई। तो वो पढ़ाई चल रही थी कि पढ़ाई मैट्रिक को टाटा बाय बाय? नहीं, उसके बाद प्राइवेटली पढ़ा। हाँ, प्राइवेटली पढ़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप आया, क्योंकि आप जब जॉब करने शुरू हो जाते हैं तो ज़रा पढ़ाई थोड़ी साइड पे हो जाती है, which is not something that I'm proud of and I would never recommend anyone कि भाई आप पढ़ाई छोड़ दें। नहीं, आई थिंक साथ साथ आपको मैनेज करना ज़रूरी है। तो बहरहाल इसके साथ साथ मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। बड़ा मुश्किल था 1 साल, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो नाइट शिफ्ट में मैं जॉब पे जाती थी और डे में जो है वो शूट्स होते थे। तो 1 साल मैंने कुछ घसीट के मैनेज किया। जब मुझे पता चल गया कि अच्छा अब मॉडलिंग का काम रेगुलर मिल रहा है, अब मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। मतलब तुम्हें लगा कि अब ये सिक्योर हो गया? हाँ।
क्योंकि देखो ना, रात को जागना फिर सुबह फ्रेश बनना कैसे हाँ, लगेगा। और फिर मुझे फील भी हो रहा था कि मेरी बीमार, सेहत पे ना हाँ, इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ। तो फिर मैंने जो है वो दिल पे पत्थर रख के मेरी जॉब बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहूंगी जी। यार कि देखो, तुम उस वक्त यंग बच्चियां, उनको तो जी। ज्यादा आराम चाहिए, ज्यादा नखरे, मगर तुम रात को जॉब करती जी जी और तुम दिन को जी अपना ये करियर जो तुम सोच रही थी मॉडलिंग जी। का, वो तुम करती, तो जी। कितनी बड़ी बात है। जी। और मैं एक मैसेज सबको दूंगी कि स्टार्ट में अगर आपको कोई अपना पैशन या ड्रीम फॉलो करनी है तो आप हाँ। पैसे ना देखें शुरू में। शुरू में हाँ। मुझे भी इतने पैसे नहीं मिलते थे, हाँ। बट वो कहते हैं ना कि जब आप अपने ड्रीम्स फॉलो करें और उसको बहुत परफेक्ट कर लें तो मनी ऑटोमेटिकली फॉलोज। एग्जैक्टली तो बस यही एक छोटे हुआ। से ब्रेक के बाद जानते हैं कि मॉडलिंग से मिस यूनिवर्स के पैजेंट तक जाने का सफर कितना मुश्किल था। जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे शो पर आप मिल रहे हैं एरिका रॉबिन से, जो कि मैं कह रही हूँ ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं, बड़ी समझदार हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और मिस यूनिवर्स पैजेंट तक खुद पहुंची। जी। 20 फाइनलिस्ट तक पहुंचना भी बड़ी बात है एक ऐसी लड़की के लिए जो पहली दफ़ा अपेयर हो रही है अपने मुल्क से उस इंटरनेशनल पैजेंट पर, और वहाँ बोलना स्टेज पे, बड़े बड़े लोगों की टांगें कांपती हैं माशाल्लाह। तो आपने वहाँ पे स्पीचेस भी थी, सवालात भी थे, उनके भी जवाब दिए जी। तो अब आया मॉडलिंग तक पहुंचे जी। जी। एक लड़की रात को नौकरी करती थी, और सुबह मॉडलिंग करती थी, फिर मॉडलिंग के करियर में आ गई। फिर आई स्टेप्ड इनटू द मॉडलिंग करियर। अच्छा जी, काम बहुत अच्छा चल रहा था। ये करते करते सारे ब्रांड्स के साथ, ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी ब्रांड के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। सबके साथ बहुत अच्छे टर्म्स भी हैं, क्योंकि अब 3 साल हो गए थे। हाँ। तो 3 साल तुमने मॉडलिंग की। मॉडलिंग, सिर्फ मॉडलिंग। और पैसे बना रही थी, सही अपनी जमा कर रही थी। जी जी, मतलब कि स्टार्ट में जैसे मैं बता रही थी, स्टार्ट में ये था हाँ। स्लोली एंड ग्रेजुअली, फिर हाँ। जो है वो बहुत अच्छी इनकम आना अच्छा, शुरू तुम्हें हो गई। मजा भी आने लगा इसका? हाँ, क्योंकि शौक था। तुम्हें लगा कि ये है मेरे लिए हाँ बना? हाँ, मैंने कहा बस यही, क्योंकि बचपन से शौक था ना मॉडलिंग और एक्टिंग करने का। हाँ। तो पता नहीं था कि ये असल में हो जाएगा। हाँ। वो बचपन में मम्मी बताती थी कि आप जो है ना खड़ी होकर पोज करती थी, और बस वो पता नहीं था कि ड्रीम विल कम ट्रू। 3 साल हो गए थे। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली ये हुआ कि अब जो 3 साल मॉडलिंग को हो गए, सो हमेशा एक मॉडल सोच रही थी मेरा फ्यूचर, मैं फिल्म एक्ट्रेस बनूंगी, मैं ड्रामा एक्ट्रेस बनूंगी। एरिका ने तो अलग ही सोचा जी। एरिका ने ये कैसे सोचा कि मैं मिस यूनिवर्स में अप्लाई करूं? असल में सोचा नहीं, ये वो होता है ना जो लिखा होता है वो हो नसीब जाता में। है। जी जी, शुरू हाँ। से मैं पैजेंट तो देखती थी, एंड आई एम अ ह्यूज सुष्मिता सेन फैन। हाँ। और वो मिस यूनिवर्स थी। Yes. तो बड़े शौक से मैं देखती थी, पर मुझे पता था कि पाकिस्तान लिस्ट में नहीं है। हाँ। पर अच्छा जी, लिस्ट में आ गया इस साल। हाँ। पता कैसे चला कि दूसरे पैजेंट पेजेस ने टैग करना शुरू कर दिया हाँ। कि एरिका प्लीज़ अप्लाई करें, प्लीज़ अप्लाई करें। क्योंकि मैं वर्किंग मॉडल थी तो लोग जानते थे। हाँ। तो लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया कि आप अप्लाई करें, आप अप्लाई करें। पहले तो मुझे लगा फेक है, क्योंकि ऑफिशियल यहाँ पे अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई थी। ओके। क्योंकि जो नेशनल डायरेक्टर हैं वो है फिलिपिनो, जिन्होंने फ्रेंचाइज ली थी अच्छा। पाकिस्तान, इजिप्ट और बहरीन की। अच्छा, जी। फिर फॉर्म फिर फिल किया तुमने? जी जी, फिर फॉर्म आया। मैंने कहा चलें, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिल आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल अभी तक मजाक मस्ती चल रही है, कुछ सीरियस मैं नहीं सोच रही हूँ कि Okay. अच्छा जी जाना होगा। फॉर्म फिल किया, उस पर सिलेक्शन हो गई। फिर भी मुझे यकीन नहीं आया कि ऑथेंटिक है। हाँ। क्योंकि अक्सर आपको ऐसी ईमेल्स वगैरह Scam वगैरह होते हैं, वगैरह हाँ। आता है। वो हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी फर्स्ट जूम मीटिंग कॉल कनेक्ट हुई ना मेरे नेशनल डायरेक्टर से, तब मुझे पता चला कि ओ दिस इज़ रियल। ओह माय गॉड। फिर फर्स्ट राउंड क्लियर किया। फिर नहीं, तुम पहले फिर गई, ट्रेनिंग भी तो होती है ना जी सारी? जी जी, वो पहले तुम फिलीपाइंस गई? जी जी जी, उससे पहले जो है नेशनल कंपटीशन जीतना होता है। अच्छा जी, टॉप 20 पाकिस्तान से लड़कियां सिलेक्ट हुई, उसमें से कट डाउन होकर टॉप 5। हाँ। फिर हमारा अलग कंपटीशन ये हुआ। कौन जजमेंट करता है? ये 20 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी पाकिस्तान से? जी जी, उस पे फिर कट डाउन होके 5। अच्छा। फिर 5 गई मालदीव्स कंपटीशन के लिए, Okay. जिसमें आपकी जूरी सेलेक्ट करती है, जजेस सेलेक्ट करते हैं, और सब आपकी इंटरनेशनल होते हैं? जी जी, और आपकी पब्लिक वोटिंग होती है जो पाकिस्तान से लोग वोट करते हैं। अच्छा जी, वो पूरा कंपटीशन हुआ, क्वेश्चन आंसर्स, इंटरव्यू जैसे आप देखती हैं ना मिस यूनिवर्स, हाँ। बिल्कुल वैसी। अच्छा। उसके बाद मैं टाइटल जीती थी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का। अच्छा जी।
वो इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था ये जी तो- जी जी जी, क्योंकि वो नेशनल था। हाँ। और फिर उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी मिस यूनिवर्स के लिए। ओके जी। ओके ओके। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं जीती थी, मुझे लगा था कि क्योंकि नॉलेज नहीं थी, पाकिस्तान में होते नहीं है पैजेंट, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 जीत गई हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ जाने के लिए। ये नहीं पता था कि डायरेक्टली मैं मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हूँ। ये तो मुझे बाद में पता चला जब मैं जीत गई। उन्होंने कहा अच्छा जी अब आप मिस यूनिवर्स की तैयारी करें। मैंने कहा मिस यूनिवर्स की? उन्होंने कहा हाँ आप जीती हैं ना मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। तो मेरी टीम वाले सब हंस रहे थे कि आपको पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी इतनी। हाँ। फिर मैं चली गई ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी। तो वहाँ ट्रेनिंग पे पहुंचे। जी। अच्छा अब एक जो डिफरेंट चीज जी। हमने देखी, सब हम सोच रहे थे अच्छा ये इसका नाम एरिका है। जी। तो एरिका जो है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विमवेयर पहनकर जो एक राउंड होता है उसको मतलब लाइक वो करना, सब यही सोचे हुए थे। सब- और तुमने जो सब। टेबल्स टर्न किए हैं जी। तुमने बुर्किनी में जी वॉक की। जी जी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सब यही सोच रहे थे कि बहुत सारे लोग यही सोच के पीछे हट जी। जाते थे कि हम ये नहीं कर जी, जी, सकते, जी, जी। हम स्वयंवर वेयर नहीं पहन जी, सकते। जी। तुमने कैसे कन्विंस किया मिस यूनिवर्स के पूरे लोगों को कि भाई मैं तो स्वयंवर नहीं पहनूंगी, मैं तो बुर्की नहीं जी जी पहनूंगी? देखिए, कन्विंस करने की बात नहीं थी, ये जो है ना मिसकंसेप्शन था, लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होता तो मुझे क्या बाकी लोगों को भी ये नॉलेज नहीं थी कि आपके पास ऑप्शन है। अच्छा वहाँ लिखा होता ऑप्शन? मतलब आपको बताना पड़ता है कंपटीशन में जाने से पहले कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने इनको बोल दिया था ओके। कि मैं तो बिकनी नहीं पहनूंगी। और जो आपने बताया कि क्योंकि मेरा नाम एरिका रॉबिन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था, बट एट द एंड हूँ तो मैं पाकिस्तानी, मतलब मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, तो हाँ। जाहिर सी बात है मैं शलवार कमीज पहनती हूँ और कल्चर के हिसाब से ही मुझे लेके चलना था। और हाँ। अगर मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह ही रिप्रेजेंट करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्योंकि चीज़ मेरे आज दिमाग तक में थी। हमने मिस यूनिवर्स या कोई भी मिस वर्ल्ड कंपटीशन में हमने ऐसा किसी को देखा नहीं है ऐसा। अच्छा ये लास्ट ईयर भी था। अच्छा, last year था? लेकिन लास्ट ईयर इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि था। हमारा नहीं था ना। हाँ, वो बहरीन ने पहना था। ओके, अच्छा, लास्ट अच्छा, ईयर। बहरीन। तो ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा हम लोगों को इसलिए ज्यादा पता चला क्योंकि तुम थी वहाँ। जी, और पाकिस्तान था। पाकिस्तान था। तो फिर जहाँ वहाँ सवाल जवाब हो रहे थे, नर्वसनेस नहीं हो ओ रही थी? बहुत, आप यकीन करें, मुझे तो कैमरा जैसे खुलता था मैं वैसे तो बहुत आई एम वेरी टॉकेटिव, लेकिन मॉडलिंग में आपको पता है सिर्फ पोजेस करने होते हैं, आपको बात नहीं करनी होती है। तो हाँ। उस पर मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि आप कैसे काम कंपोज रह के बात करें। तो तुमने इस ट्रेनिंग से सीखा, तुम्हारे अंदर कुछ चेंज आया? जी जी, मतलब जैसे आप देख सकती हैं मैं बहुत इस वक्त काम और कंपोज्ड हूँ। तो क्योंकि वो मैं सब तुमसे पहले नहीं मिली ना, तो जी, मुझे जी, तो नहीं पता जी, क्या जी, चेंज जी आया। जी मैंने अपनी जब पहली वीडियो भी देखी थी इंटरव्यू की तो बहुत ही बुरी थी। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत ही बुरी थी। लेकिन मुझे लगता है जब आपको खुद रियलाइज हो आप किस चीज़ में लैक कर रहे हैं हाँ। तो उसमें काम करना आसान होता है। हाँ। और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, टाइम के वक्त के साथ साथ आपको सब आ जाता है। हाँ। तो सीखा मैंने, वो 1 महीना उन्होंने सिखाया कि आंसर्स कैसे देने हैं, कैमरे को फेस कैसे करना है, कैमरे के सामने बात कैसे करनी है। तो वो 1 महीने की पूरी वॉक ट्रेनिंग भी थी मेरी, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग थी उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया टू गो फॉर द कॉम्पिटिशन। सो अब जब तुम वहाँ से वापस आई फिर क्या रिस्पॉन्स तुम्हारे सब लोगों का? लोग इतना खुश थे और मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आए कि हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे जिस तरीके से आपने रिप्रेजेंट किया। ऑल्सो कमिंग फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप, तो ये आई थिंक मेरे लिए अपने आप में एक विक्ट्री थी। क्योंकि मैं चाहती थी कि क्योंकि ये पहला साल था, तो या तो ये पहला होता है तो आखिरी होता। अगर लोग एक्सेप्ट ना करते तो ये है कि एज यू मेंशन टेबल्स हैव टर्न्ड एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी। फाइनेंशियल सपोर्ट किसी ने की, या एरिका को अपनी जो मेहनत की 3 साल की कमाई थी उससे कुछ हिस्सा निकालना पड़ा? हाँ, बस यही हुआ। क्योंकि आपको जो है कंट्री से सपोर्ट मिलता है, तो इस साल जो है लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि मिस यूनिवर्स का प्लेटफॉर्म क्या है। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट बीइंग ब्यूटीफुल, आपका एक पर्पस भी होना चाहिए कि आप उस साल काम करो अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो ऑब्वियसली किसी को नॉलेज नहीं थी, तो मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, और 2 महीने काम भी नहीं किया था। तो फिर वो जो है वो जितनी सेविंग थी वो मैंने इन्वेस्ट की। क्योंकि पीछे नहीं हट सकती थी इस वजह से। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स थे, क्योंकि मैं वाज अ वर्किंग मॉडल, तो खादी ने मेरे साथ कोलैब किया था। जो मतलब कपड़े वगैरह? जी, जी, जी। और किस किस के कपड़े तुमने पहने थे? खादी के तो हमने उसके अलावा माहीन करीम मैंने पहना था, करिश्मा के कपड़े पहने थे। जी जी। और अमल आसिफ है क्यूरेटेड
मेकअप वगैरह सब तुम्हारे कहाँ वहीं पे इंटरनेशनल जो मेकअप आर्टिस्ट? अच्छा, 1 महीने में मैंने मेकअप भी सीखा है। खुद ही? जी जी, वरना तो मुझे मेकअप भी नहीं आता था, ये तो मैंने खुद किया सीख कर। वाओ! जी जी, तो वो प्रॉपर वो बोलते हैं कि आप जब मिस यूनिवर्स के कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तो यू आर वन वुमेन आर्मी, आपको सब खुद करना है। अच्छा जी। सो अपना मेकअप तुम खुद करती थी या कोई और कर रहा होता? मतलब आपको हाफ डन करना होता है क्योंकि 84 कंट्रीज है, अब उनके लिए 84 मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं है, और शो के लिए आप 4-5 घंटे पहले से तो मेकअप नहीं कर सकते हैं, तो आप हाफ डन करके वो 10-15 मिनट में आपका सिर्फ टचअप करते हैं। ओके जी, वेरी नाइस। अच्छा जो लुक्स आपकी वो थी जी। वो कौन डिसाइड करता था? क्या डिज़ाइनर के साथ मिलकर बात होती थी या क्या वो किस तरह? जी जी, वो यहाँ से मैंने डिज़ाइन चूज़ किए, कुछ कपड़े मैं यहाँ से लेके गई, एंड थैंक्स टू माय टीम इन फिलीपींस जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। मैंने उनको पहले से बता दिया था कि पाकिस्तान का ये कल्चर है, तो उन्होंने उसके हिसाब से मेरे डेली आउटफिट्स तैयार किए थे। क्योंकि वो भी चाहते थे कि कंट्री भी एक्सेप्ट करे, सेलिब्रेट करे, तो मैंने बड़े, हालांकि मैं खुद से बहुत कंफर्टेबल थी कुछ चीज़ें पहनने में, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं वहाँ पे एज एरिका रॉबिन नहीं जा रही हूँ, मैं एज मिस यूनिवर्स पाकिस्तान जा रही हूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितने कवर्ड कपड़े पहन सकूँ रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एग्जाम्पल सेट करनी थी। अच्छा अब अगर फर्स्ट करो मॉडलिंग में तो तुम हो अभी माशाल्लाह, और जी जी, अच्छा काम करती हो, बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम्हें ड्रामे ऑफर हुए, जी जी, फिल्म्स कम कम बनती हैं जी, लेकिन अभी मैं ड्रामों की बात करूंगी, तो क्या करेगी एरिका? एक्टिंग का तो शौक शुरू से था, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो आई वुड लव टू डू इट। लेकिन मैं अगर बोलूँ एक्टिंग करनी है और एक्टिंग ना करने आए तो आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि कभी की नहीं है, बट आई थिंक हर चीज़ हो सकती लगता है कि हो सकती जी 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 जी, लगता है, लेकिन आई डोंट वांट टू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट शौक था, इसका भी शौक था, मॉडलिंग कर ली, तो अगर इन फ्यूचर अगर कोई एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी तो अभी तक कोई अभी ऑफर आई या नहीं? अभी तो मैं आई हूँ, तकरीबन 3-4 दिन हुए हैं। अरे वाह, सबसे पहले तुम मेरे पास आओ। 4-5, हाँ लाइव तो आज आप ही के साथ है, फर्स्ट इंटरव्यू है, तो लेट्स सी क्या अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बेस्ट ऑफ लक यार, बड़ी आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां जो ख्वाब देखती हैं, तुम्हारे जरिए उनको ये एक मैसेज मिला है कि ख्वाब देखना कोई बुरी बात और ख्वाब तक पहुंचना आपकी अकल, आपकी मेहनत, आपकी कन्विंसिंग पावर भी, पाकिस्तान में तो कन्विंसिंग पावर भी है, क्योंकि आपके सारे जो आपके इर्द गिर्द के प्यार करने वाले आपके लोग हैं, उनको कन्विंस करके आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचने की मंजिल हासिल करनी होती है। सो अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी फेवरेट मॉडल कौन है पाकिस्तान में, तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है, तो वो क्या जवाब? पाकिस्तान में वनीज़ा अहमद। क्यों? अच्छा, वो ही थी जिन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि आप मॉडल बन सकती हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब करती थी और उनकी कोई ग्रूमिंग क्लास देने आई थी वो, तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले उन्होंने कहा था कि आप, मुझे लगता है कि आपको मॉडल बनना चाहिए। अब जो सुपर मॉडल थी वो अगर आपको बोले तो आप दिमाग में सोचते हैं। तो अब अगर आगे जैसे मॉडलिंग में तुम आई तो कोई होता है ना, कोई तुम एक मॉडल सपोर्ट करता है, जाओ एरिका ये फैसला करो, एक कोई आपका एक गॉडफादर समझ लें या फ्रेंड समझ लें, कोई मेंटोर समझ लें, तो कौन? मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मॉडल है इर्सा बतूल, उसने बहुत मोटिवेट किया था, और जिन्होंने मुझे वाकई में पुश किया ट्रिनेट लूकस और मुश कलीम। अच्छा, ये 3 जो थी, मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने कहा पता नहीं मैंने मुझसे बात नहीं होगी, कैमरे के सामने कही थी तो पागल हो तुम, सीख जाओगी और टाइम के साथ साथ सब आ जाएगा। तो ये 3 जो थी मॉडल्स फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री रियली पुश्ड मी कि अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि मुश्क जो है शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, आपने देखा भी है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है सच, लेकिन उनकी पर्सनालिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो मैं इनको कॉल करती थी कि अच्छा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और मुझे लगता है कि अगर आप किसी से कोई हेल्प ले सकें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और आई थिंक एज एन इंडिविजुअल हर किसी को चाहिए कि दूसरे की हेल्प करें। अब जो ट्रेनिंग मैंने ली है, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो मैं चाहूँगी अगली लड़की सीखे, क्योंकि एट द एंड वो कर तो हमारी कंट्री रिप्रेजेंट रही है पाकिस्तान। बिल्कुल, तो बस ये हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, आप एक दूसरे की मदद करें ताकि अगर हम आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि एरिका जो है वो हमें ड्रामों में भी नज़र आएगी और अगर ड्रामों में नज़र आएगी तो इसको क्या शौक है, इसका ड्रीम क्या है, कैसे कैरेक्टर्स प्ले करना?
देखिए कैरेक्टर ये भी एक जॉब है, तो आई थिंक कि आपको ऐसे होना चाहिए कि आप हर कैरेक्टर में चले जाएं। तो आई वुडंट बी चूजी विद कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर सूट करे और जो मैं कर सकूं, आई एम ओपन फॉर ऑल ऑप्शंस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से कराएंगे जो शायद हैं किसी और फील्ड में, मगर उनका दिल और उनका दिमाग दोनों, उनकी वो हॉबी जो है उसकी तरफ उनको गामजन करते हैं और वो पीछे भी नहीं हटते उसको पूरा करते हुए, क्योंकि वो कहते हैं सही है मेरे पास एक सिक्योर जॉब तो है, लेकिन जो मेरा दिल कहता है वो तो मैं करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं, मिलते हैं ऐसे लोगों से जो शायद आपकी अम्मा अब्बा का दिमाग बदल दें। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आपकी मुलाकात हुई एरिका से और अब मैं जो नेक्स्ट खातून से, जो लड़की से आपकी मुलाकात करा रही हूँ, लड़की, हाँ गुड है लड़की वो उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो एज़ करियर जो है वो हेड ऑफ चैनल्स यूनिलेवर है, लेकिन उन्होंने अपना शौक़ पीछे रहने नहीं दिया। उन्होंने अपने शौक़ को पहचाना और एज़ अगर मैं कहूँ वो रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को इन एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप। ऑल्सो शी पार्टिसिपेटेड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मैराथन। आइए वेलकम करते हैं कौकब सरवर। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं? ऑल गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाई, हम लड़कियां हैं है ना ज़बाना चाहे कुछ भी कहे। तो कौकब बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, सेल्स की फील्ड से आपका ताल्लुक। वो कहते ना कि पेट के लिए नौकरी कुछ भी करें, लेकिन दिल के लिए हम अपने दिल की ही सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो साइकिलिंग जो शायद लड़कियां इतनी आमतौर पे पाकिस्तान में चलाती भी नहीं है साइकिल, उस फील्ड में वो शौक कैसे परसू किया? शुरू से सुनाइए अपनी कहानी जरा। निदा, मेरा बैकग्राउंड जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरा बचपन जो है वो मोस्टली मुल्तान में गुजरा। अच्छा। एंड देन कुछ हिस्सा लाहौर में भी गुजरा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने अपने चाइल्डहुड में कभी भी ना साइकिलिंग की है ना रनिंग की है। फ्रैंकली जिस तरह के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पे हमें कोई ऐसा एक्सपोजर भी नहीं था। एक्चुअली जब मैं मुझे याद पड़ता है कि 10-11 साल की थी और मैं अपनी गली में साइकिल चलाने के लिए गई तो लोगों ने ये कहा नहीं नहीं लड़कियाँ नहीं चलाती और मुझे वापस भेज दिया। उस दिन के बाद से लेके मैंने साइकिल है या रनिंग मेरा एक पैशन है, मैराथन्स मैं करती हूँ, तो मैंने कभी भी नहीं किया। अब लेटर हाफ ऑफ द एज मैं कहती हूँ कि जब व्हेन आई वाज वर्किंग आल्सो फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, फुल टाइम जॉब है। मेरा माशाल्लाह से एक 13 साल का बेटा भी है। जब ही वाज ग्रोइंग लाइक 6-7 साल का था तो मैं सोच रही थी कि मेरे लिए वो मी टाइम कौन सा है। सो बस मैंने अपने नियरेस्ट घर के पास जो है पार्क, वहाँ जाना शुरू कर दिया और वहाँ मैं वॉक करती थी। अच्छा। थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस थी आपके, बस बॉडी फिट रहनी चाहिए। जी, बस मैं चाहती थी ऐसे था, लग रहा था कि पूरा दिन ऑफिस में, शाम में फैमिली के साथ, वो कौन सा ऐसा वक्त है जो मेरे लिए भी है। तो मैं फजर की नमाज के बाद पार्क में चली जाती थी और बस वहाँ पे सिर्फ वॉक करती थी और मुझे कोई पता नहीं था कि साइकिलिंग की एक दुनिया क्या है या रनिंग की एक दुनिया क्या है, ये मैराथन्स क्या होती हैं। तो एक दिन मुझे मेरे कॉलीग ने बोला, उसने कहा कि चलो हम हाफ मैराथन करते हैं। अभी जैसे आपने बताया भी मैं अब तो इंटरनेशनल लेवल पे मैराथन्स कर रही होती, तो मैंने उससे, मेरा पहला सवाल था ये हाफ मैराथन का मतलब क्या होता है। मुझे ये तक भी नहीं पता था। तो उसने कहा 21 किलोमीटर। एंड आई वाज लाइक 21 किलोमीटर, मैं तो बस ये 5-6 राउंड लगाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसलिए नहीं करते हैं। और फिर मैं कहा चलो करते हैं। इट वाज इन कराची बहरिया टाउन में, वहाँ पे। खैर मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, ग्राउंड के चक्कर ज़रा थोड़े से ज़्यादा लगाए, 8-10 किलोमीटर मैक्सिमम किया होगा और फिर मैं चली गई हाफ मैराथन करने, डायरेक्ट मैदान में कूद पड़ी। तो बट मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, पीछे एक गाड़ी में साथ साथ आ रहे थे कि रास्ते में बेहोश हो जाए तो इसको उठा लूँगा। बट समहाउ मैंने ख़त्म कर लिया। जब मैंने ख़त्म किया तो वहाँ पे बड़े डिफरेंट रनिंग ग्रुप्स थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप करती हैं? मैंने कहा नहीं जी, ये तो मेरा सिर्फ एक शौक़ है, मैं अपना मी टाइम करना चाहती हूँ और कोई कम्पेटिटिव लेवल पे नहीं। मैंने कहा नहीं आप हमें ज्वाइन करें और हम सैटरडे संडेज़ को इस तरह से करते हैं। फिर काफ़ी उन्होंने पुश किया तो मैंने जाना शुरू कर दिया। That's how I discovered running की दुनिया, कि ये तो बहुत बड़ी दुनिया है। ये exactly। मुझे तो इसका शौक था। फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट होना शुरू हो गया। साथ साथ
साइकिलिंग मुझे अब ये था कि मैं लोगों को देख रही होती थी कि लोग, मैं रनिंग तो कर रही, साइकिल चलाते कितनी मज़े की एक्टिविटी है। ऐसा लग रहा है आप बहुत फ्री हैं और बहुत मज़े से नेचर को एंजॉय करते हुए सड़कों पे इधर से उधर जा रहे हैं। तो मैंने अपने मियाँ से बोला, मैंने कहा जी मुझे साइकिल चलाना सिखा दो। हाँ। तो आप यकीन करें, उसने मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बेटे को इकट्ठा साइकिल चलाना आपका बेटा उस वक्त 5 साल का था? हाँ जी, हुई 5-6 तो years उसने old। और आपने साइकिल चलाना भी साथ हमने सीखी? इकट्ठा सीखी। वाओ। एंड देन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। हम शार फैसल पे चला रहे हैं, फेज़ 8 में चला रहे हैं। हाँ। तो मेरी जो टीम है पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी के नाम से, हम नेशनल लेवल पे खेलते हैं। हाँ। तो स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, शुएब निज़ामी, ही इज़ द लीड। उन्होंने मुझे देखा, ऑब्वियसली आप नज़र आ जाते, छोटा सा शहर है, आप एक्टिविटीज़ करते हुए रोड पे सारी चीज़ें हो रही हैं। ही सेड कि हम आपको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो मैंने बल्कि उनसे बोला कि पता नहीं मैं उस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकूं टीम के लिए या नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने जो हमारे नेशनल्स हुए थे उसमें मैं रोड साइकिलिंग के अंदर सिल्वर मेडल मैंने लिया। जबरदस्त। उसकी बेसिस के ऊपर फिर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एशियन चैम्पियनशिप में, थाईलैंड में। सो ये पूरा मेरा एक जर्नी रहा है रनिंग का, साइकिलिंग का। रनिंग में भी लंदन में आई हैव डन, बर्लिन में आई हैव डन, शिकागो में आई हैव डन। एबिट की 6 बड़ी मैराथन्स होती हैं। हम कहते हैं 6 स्टार्स मेडल्स। तो 3 आगे, 3 अभी मेरे रहते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम ऑन द जर्नी, तो वो भी इंशाल्लाह मैं पूरा कैसा लगता है आपको? मतलब होता है ना कि कुछ लोगों को बचपन में ही पता चल जाता है कि उनको ज़िंदगी से क्या चाहिए, कुछ लोगों को टीन एज में पता चलता है, कुछ लोगों को बच्चों के बाद पता चलता है कि हमें ज़िंदगी से एक्चुअली चाहिए क्या। ट्रू। सो आपको ये वाला मी टाइम अपना पा के, और एज अब जाहिर है पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें आप, जी, कैसी फीलिंग आती है, क्या स्ट्रेंथ मिलती है आपको? इफ यू आस्क मी, आई बी वेरी ओपन, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। हाँ। ये वो चीज़ है, ये मुझे वो कॉन्फिडेंस देती है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने बचपन में नहीं किया, हाँ। मैंने नहीं सीखा, मैं तो सीख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ और अचीव भी कर रही हूँ उसके अंदर। सो जो माशाल्लाह से जिनको ये एक्सपोजर शुरू से मिला होता है इन चीज़ों का, वो बहुत ब्लेस्ड होते हैं। आई मस्ट से उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी होती, जैसे अब मैं अपने बच्चे के लिए करती हूँ कि हाँ वो ये वाली भी कर ले चीज़, ये भी सीख ले, ये सारी स्किल्स सीख ले। हमें नहीं चांस मिला, लेकिन अब जब मैं खुद करती हूँ, सीखती हूँ, मेरा लर्निंग कर्व और मेरा डूइंग कर्व, अचीविंग कर्व साथ साथ रहता है, तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो ज़्यादा उसके अंदर मैं समझती हूँ कि आप वो प्राइड फील करते हैं। आपकी जॉब में कितना हेल्प किया? मतलब आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को शुरू करने के बाद आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन वो कहते हैं ना डेवलप होता है, आपके दिल वाली चीज़ आप करें, तो आपको जॉब में कितना हेल्प किया इसने? मुझे लगता है काफ़ी। रीज़न बीइंग मेरी जॉब भी सेल्स की जॉब है। मैं शुरू से सेल्स का काम मैंने किया है। वो भी बहुत एक मेरा चैलेंजिंग जर्नी रहा है। जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को शुरू किया था, लड़कियां बहुत कम थी। अब तो हम कहते हैं कि और लड़कियां आएँ सेल्स के शोबे में। मोस्टली लड़कियां मार्केटिंग में ज़्यादा होती हैं, फाइनेंस में ज़्यादा होती हैं, सेल्स में ज़रा कम आती हैं। तो वो जो चीज़ थी सेल्स के अंदर, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है बीइंग अ वुमेन पार्ट ऑफ द सेल्स टीम, बिकॉज मेजॉरिटी अभी भी पाकिस्तान में सेल्स की फील्ड में मेन होते हैं। सो डीलिंग विद मेन, गोइंग आउट इन द मार्केट, मुख्तलिफ लोगों से मिलना, एक और तरह का दुकानदार है, एक और तरह का दुकानदार है, आपके ऑफिस के अंदर डिफरेंट तरह के लोग हैं, आप उनके साथ डील करते हैं, तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मेरी हॉबीज़ और मेरे प्रोफेशन जो एक्चुअल है, जहाँ से मैं अर्न करती हूँ, आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। तो वो भी चीज़ मुझे हेल्प करती है। जैसे बार बार जिक्र किया कि साइकिल आपके हस्बैंड ने सिखाई, जब आप दौड़ रही थी, मैराथन में थी, या उसमें उसकी प्रैक्टिस के दौरान भी गाड़ी लेके। सो ये सही कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर कामयाब औरत के पीछे मर्द का भी तो हाथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी और जब मैंने अपना सेल्स का करियर भी ऑप्ट करना था, तो उसमें भी मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वरना जिस तरह के, जैसे मैंने बताया उस वक्त मैं मुल्तान में रहती थी, तो बहुत आसान था उनके लिए भी कहना कि सेल्स में लड़कियां नहीं करती हैं। तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया। इनफैक्ट जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई तो मेरा स्टार्ट था लाहौर से। इंटरव्यू मैंने मुल्तान में दिया, लेकिन स्टार्ट किया उन्होंने मुझे लाहौर के लिए हायर किया। तो मैं अपना घर छोड़ के लाहौर गई थी। फिर मैं अपनी खाला के पास उधर कुछ टाइम के लिए रही थी।
तो उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं कराची, मेरे लिए ऐसा था उस वक्त कि जैसे कोई और मुल्क है। तो मेरे जब नेक्स्ट प्रमोशन का सिलसिला हुआ तो इंटरव्यू देने के लिए मैं कराची आई, तो इसमें मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं प्रमोट होंगी, इसमें मेरे जहन में ये था मैं कराची देखूंगी। सो उस लेवल से शुरू किया। और जब मुझे पता चला कि भाई मैं तो नेक्स्ट लेवल पे कराची के लिए उन्होंने मुझे चूज़ कर लिया, तो मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया कि अब मैं क्या करूं। एंड उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही जुमला बोला कि अगर तुम अपना करियर परसू करना चाहती हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जाओ कराची। तो करा जी। तो कराची आके रहना, बीइंग ए सिंगल, जब आप मैरिड भी नहीं है, तो दैट इटसेल्फ वेरी चैलेंजिंग। बट आई थिंक मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है, तो मैं उसमें आई वाज एबल टू मेक इट। बिल्कुल। सो मेरे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मैं उनसे आपको मिलवाना चाहूँगी। वो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल ट्रेल बाइकर है, उनको टाइटल हासिल है, स्कूबा डाइवर हैं, माउंटेनियर हैं, टेंट पिगिंग, अंडर ट्रेनिंग कमर्शियल पायलट भी हैं। अल्लाह, इतनी टैलेंटेड। आइए मैं मिलवाती हूँ आपको फातिमा नासिर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। इधर बैठोगी, उधर बैठोगी। तुम्हें तो एंगल भी पता होगा, एक्टिंग भी कर चुकी हो तुम। आई थिंक मैं इधर बैठूंगी, है ना? ये देखो, सारी लड़कियों को पता होता है कि भाई कौन सा एंगल मेरा अच्छा। कैसी फातिमा? ठीक ठाक। ठीक ठाक हो? देखो तुम इन दोनों की कहानी तो तुमने सुनी और तुमने जानी। जी वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। फातिमा जो है, फातिमा ने क्या कुछ छोड़ा है बहन? तुम वो बाइक चला रही हो, वो भी पहाड़ों पे जाके, स्कूबा डाइविंग। काफी कुछ। माय गॉड, मेरा तो सांस ही रुक जाए। मैं तो बड़ी डरपोक हूँ इस मामले में। और फिर पहाड़ों पे चढ़ती हो, कैंपिंग करती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो, अब जहाज भी उड़ाने की ट्रेनिंग ले रही हो। जी। तो मतलब कौन सी रूह है तुम्हारे अंदर, मुझे ये बताओ। टू बी ऑनेस्ट अभी तक ढूंढ रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा सीधे होके बैठो। देखो कैमरा तुमने अब फेस करना शुरू किया है, वो मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा। हाँ यस। तो फातिमा, मतलब तुमने क्या पढ़ा, कौन सी फील्ड में थी और कौन सी चीज़ तुम्हें किधर ले आई इधर? शुरुआत इस चीज़ से हुई। माई डैड वॉज इन दी आर्मी। अच्छा। एंड आर्मी ब्रैड पली बड़ी मैं। हाँ। APS से पढ़ी, फिर लाहौर में आके सेटल हुई। लाहौर स्ट्रॉन्ग पहले से थी आपको, खून में था आपकी अब चीज़। वो हमारे पास पार्क था, फैसिलिटी थी, वहाँ पे इतने सारे काम करने के बाद ना मैंने कभी सोचा नहीं जो स्पोर्ट्स में अब कर रही हूँ बचपन में वो इतनी एक्सट्रीम पे चली जाएंगी। एंड आई फाउंड माई सेल्फ इनटू इट, लाइक इट गिव मी पीस एंड आई थॉट दिस इज माई लाइफ स्टाइल, दिस इज हु आई एम। करते कराते मैं नेशनल्स तक पहुंची, नेशनल्स के बाद इंटरनेशनल से पहुंची और उसके बाद द लिस्ट नेवर एंडेड। इट नेवर सेटिस्फाइड मी। आई वाज लाइक आई वांट मोर। तो किस चीज़ में पहुंची आगे? क्या पहले तुमने क्या परसू किया था? क्योंकि इतनी सारी मेरे पास तो लिस्ट आ रही है बाकायदा फातिमा की, तो मुझे ज़रा थम के बताओ कि किसमें कहाँ तक पहुंची। अच्छा, स्टार्टिंग हुई मेरी स्विमिंग से। आई बिकेम अ नेशनल स्विमर एंड देन उसके बाद आई बिकेम अ टेंट पेगर एंड उसके बाद आई डिड मोर देन पोलो खेलना शुरू की। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर आउट किया, ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट। थोड़ी सी मुझे इंडिपेंडेंसी मिली तो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड देन स्विमिंग को मैंने स्कूबा डाइविंग में टर्न किया। आई गॉट द इंटरनेशनल पैडी सर्टिफिकेशन इन दी स्कूबा डाइविंग एंड देन फिर माउंटेनियरिंग में भी चली गई मैं। माउंटेनियरिंग करने के बाद आई वॉज पाकिस्तान फर्स्ट वुमन टू एक्चुअली पास द सेकेंड लेवल ऑफ माउंटेनियरिंग एंड देन माई सर सेड के मेरे साथ ने कहा फातिमा पहले कोई पहाड़ चढ़ कर आओ फिर लेवल 3 करूँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर अभी रिसेंटली मैंने एक माउंटेन अकॉम्प्लिश किया है एंड आई नेम्ड इट आफ्टर माई डैड, माउंट कर्नल नासिर। अच्छा। आई वाज लाइक और कुछ नहीं दे सकती, आई मीन मेरे से यही एक्सपेक्ट करें, यही दे सकती हूँ। अल्लाह। सो क्या तुम बचपन से वो वाली लड़की थी कि कुछ करना है? होता है ना, या तो होता है कि बच्चे वो होते हैं कि देखें आपकी बेटी ने क्रिकेट खेल के या आपके बेटे ने क्रिकेट खेल के हमारा शीशा तोड़ दिया। एक तो वो वाली कंप्लेंट्स आती है, लड़कों के लिए आती है आपका बेटा हमारे घर में पत्थर फेंकता है, हमारी लड़की को छेड़ता है, अलग अलग कंप्लेंट्स आती है। फातिमा नासिर की क्या कंप्लेन आती थी? फातिमा की कंप्लेन थी कि ये कभी घर नहीं होती है, स्कूल से आती है बैग फेंकती है, बाहर जाती है खेलने और फिर मम्मी जब बाहर से बुलाती थी मामा के आज घर खाना खाना है, मगरिब से पहले घर होना चाहिए, ठीक है शक्ल दिखाई, फिर मैं टेनिस खेलने निकल जाती थी। अरे बाप रे। ऑल टाइम एन आउटडोर पर्सन। ओहो, वो वाली बच्ची नहीं रही कि छोड़ो आईपैड, छोड़ो मोबाइल, ये स्पोर्ट्स में रही ज़्यादातर है, एडवेंचरस बहुत पर्सनालिटी। सो कभी अल्लाह ना करे तुम इतनी कोई भागदौड़ करने वाली हो। अच्छा वैसे मतलब देखने से लग रहा है कि आप तो बनी बनाई मॉडल है, मगर आप फुल एक वो कहते हैं ना कि एडवेंचरस काम करती हैं, पहाड़ों पे चढ़ती हैं, बाइक चलाती हैं, कभी दिखता नहीं है ना।
चोटें मुझे काफ़ी लगी हैं, मैं बहुत बार गिरी हूँ। मैं सरफरंगा में जब अपनी फर्स्ट ट्रेल बाइकिंग कर रही थी तब मैं गिरी हूँ। आई हैड अ वेरी हेयर लाइन रिब फ्रैक्चर, बट आई वाज लाइक खैर है होता सही हो रहता है। जाएगा। टेंट पैकिंग करते हुए मैं गिरी हुई हूँ बहुत बार। स्विमिंग करते हुए आई हैव बीन डिहाइड्रेटेड टू सम लाइक मैक्सिमम एक्सटेंट के मुझे ड्रिप्स लगी होती थी हाइड्रेशन की। तो आई वुड जस्ट पुल माई सेल्फ टू द एक्सट्रीम्स ऑफ एवरीथिंग आई वुड डू। कभी अम्मा अब्बा ने गुस्से में आके पकड़ा नहीं, बस करो लड़की, क्या करेगी अपना हशर? सुनती नहीं हूँ। लेकिन मतलब कहा तो होगा ना। पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स ऑलवेज केयरफुल कि कहीं चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, इतना दूर अकेली जा रही हो, किस तरह करोगी, क्यों करोगी? हम लाइक मामा अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटी का रंग खराब हो रहा है, क्यों पहाड़ चढ़ी है? बहुत बार कहती है ना, मैं ये हमारी अम्मा को बहुत होता है। यूनिवर्सिटी जा रही हो, आगे भी पढ़ना है, रंग खराब होगा, रिश्ते नहीं आएंगे। अम्मा ये भी करती हैं बहुत, है ना? ऐसा है यार। तो इस लड़की ने किसी की नहीं सुनी, और वही वाली बात है ना कि फिर अम्मा बस एक सर्टेन टाइम पे भी पीछे पड़ जाते हो, चलो शादी करो, चलो शादी करो। तो तुमने ये तो नहीं सोचा तब तक माउंट एवरेस्ट नहीं कर होगा ना? मैंने नहीं करनी शादी, चटरी। माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, दे आर लाइक गो फुलफिल योर ड्रीम्स, शादी की देखी जाएगी, पहले जो तुमने करना है वो करो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो क्या करना है फातिमा ने, और क्या बकेट लिस्ट में शामिल है? दैट्स अ सरप्राइज। मतलब एक और इंटरव्यू पे आओगी कुछ अरसे बाद तुम? कुछ अरसे बाद, मैंने निदा ये भी किया है अब, और ये भी हो गया मेरा। I like dropping bombs on Pakistan, telling them कि अच्छा ये भी है पाकिस्तान में, ये भी है, और वो लड़की कर रही है। तो everyone gets so amused and inspired that I feel motivated and I feel like I should do more and show the youth more कि पाकिस्तान में कितना कुछ है। तो मैं हर बार ना इतनी सारी चीज़ें वैसे अपने लिए करती हूँ, लेकिन मैं उनका गेटवे खोल देती हूँ for the youth that they should know about it as well। So इस वक्त हमारे पास वो लोग बैठे हुए हैं जो बहुत सारी लड़कियों के जो ओस पड़ जाती है कभी कभी कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मेरी उम्र नहीं है, मेरे वसाइल नहीं है, मुझे इजाज़त नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों से डर लगता है, मैं गिर ना जाऊं, मेरी शक्ल ना ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। ये सारी ओस हटा रही हैं ये सारी ख़वातीन जो मेरे पास आज मौजूद है। और मुझे बड़ा फ़ख्र है आप लोगों पे कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, आप लोगों ने मुझे मौका दिया है अपना इंटरव्यू देने का। सो आप लोगों से ये सवाल है, मतलब इज्तमाई तौर पर, कि क्या आप लोगों ने कभी बातें सुनी है लोगों की, कोई ऐसा कोई जुमला मार के गया आप पर जिसने छन्नी कर दिया हो, दिल तकलीफ़ पहुंचाई हो? मतलब आपके ड्रीम्स को जब आप छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, कोई ऐसा था जो आपके दिल को कचौके लगा के चला गया हो ना? बिल्कुल सही वाला स्लैंग बोला। सुनीता, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप नेगेटिविटी पिक कर रहे हैं या पॉजिटिविटी पिक कर रहे हैं। आपकी अप्रोच क्या है बेसिकली? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे हमेशा ये इस तरह सुनने में मिलता है कि बहुत ज़्यादा कर रही हो, ऑफिस का भी है, ये भी है, कोई एक चीज़ पिक एंड चूज़ कर लो, रनिंग और साइकिलिंग दोनों चीज़ें कर रही हो, एक चीज़ कर लो, एक में ज़्यादा एक्सेल कर जाओगी। तो मेरा जवाब यही होता है कि मुझे पता है मेरी बॉडी का मैं कितना जा सकती हूँ, या मेरा पैशन का, तो मैं करूँगी। अब लेकिन मेरे साथ बहुत सारे वो वाले लोग भी हैं जो मुझे बहुत इंकरेज भी करते हैं, तो मैं वो क्यों सुनूं जो मुझे पीछे को करे, मैं वो क्यों ना सुनूं जो मुझे आगे और ये हुई ना बात। ऐसे यही सोच के साथ में ट्रोल्स को बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग प्यार भी तो करते हैं, गली भी तो लगाते हैं, दुआएं भी तो देते हैं, सब मैं इसलिए जिंदा हूँ अब तक। जी तुम बताओ, तुमने क्या क्या बेयर किया? देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे उन्होंने बोला हर जगह होता है। और अगर आपको, मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि अच्छा मॉडलिंग आपको नहीं आती, आप नहीं कर सकती, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती हैं, तो मैं हमेशा इस बारे में सोचती थी, नॉट इन अ नेगेटिव वे, कि शायद मैं इस चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। और फिर आप हर चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब आप अगर किसी की नेगेटिव कमेंट भी ले रहे हैं, उसको नेगेटिव ना करें, पॉजिटिव कर लें, और अपने आप को बेहतर बता के आप प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें मैं अच्छी नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई सीख के नहीं आता। कोई कहते हैं ना, कोई माँ के पेट से सीख के थोड़ी आता है, टाइम लगता है। तो आप बस हिम्मत ना हारें, एंड आपका जो गोल है और पर्पस है उस पर रोज़ काम करें। बिल्कुल। और मेरे एक ट्रेनर ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई है, दैट प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट नॉट परफेक्ट। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहें और फिर रिजल्ट्स आपको खुद और बाकी लोगों को खुद नज़र आ जाते हैं। और तुम बताओ फातिमा? I think people should know that women who have achieved cannot be torn down। जिन औरतों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, स्पेशली पाकिस्तान में रह के,
कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। क्योंकि हम पाकिस्तान की पली भड़ी औरतें और हमने पाकिस्तान में तरक्की हासिल की है, कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में अपने ओन पे। हाँ नो मैटर व्हाट द कमेंट्स आर, दे कैन नेवर टेयर अस अपार्ट। यस यस, वो कहते हैं ना तुम लोगों ने पाकिस्तान में गाड़ी चला रही, पूरी दुनिया में Oh, चला yes, सकते हो। especially कराची में। पाकिस्तान में कुछ बना लिया अपने आप को तो तुम दुनिया में कहीं भी कुछ बन सकते हो, ऐसा है ही ना। है। बहुत सारे हमारे नौजवान नस्ल है वो कहती है हमारा यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, हम बाहर जाके नाम कर बनाएंगे। लेंगे। बिल्कुल। तो मेरी अम्मी और अब्बू इतनी अच्छी एक बात कहते थे कि बेटा जहाँ पैदा हुए वहाँ नहीं नाम बना सके, वहाँ जगह नहीं बना सके ना, वो कहीं नहीं बना सकता। तो पहले यहाँ कुछ बनो फिर सोचना, क्योंकि बहुत सारे जब यंगस्टर्स नौकरियों ढूंढने के लिए नहीं ख्वार होते तो कहते थे यहाँ कुछ नहीं रखा, हम तो बाहर जा रहे हैं। उनको यही कहना चाहूँगी जो जहाँ से आप पैदा हुए, जो आपकी रूट से अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर सके तो आगे कैसे करेंगे। पाकिस्तान में अभी भी ये होता है, एवरीवन हु गेट्स हायर एजुकेशन दे लीव पाकिस्तान। हाँ। जब आप एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हो, अच्छी स्किल्स हासिल कर रहे हो, पाकिस्तान नीड्स यू, एंड व्हेन पाकिस्तान नीड्स यू लीव पाकिस्तान। और फिर बाद में कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं है। भाई Exactly. पाकिस्तान क्या करे हाँ। जब आपको प्रोवाइड कर रहा है सारी फैसिलिटीज, आप खुद ही हासिल करके छोड़ के जा रहे हो। यस तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेइंग दैट, बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान को जिस तरह से मैंने देखा है बहुत खूबसूरत है, बहुत टैलेंट भरा हुआ है। वी जस्ट डोंट हैव मच यार, आप अपॉर्चुनिटीज। अमेरिका जाओ तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, जी पाकिस्तानी डॉक्टर्स। मतलब कि बहुत सारी मेरी अमेरिका की दोस्तें हैं वो यहाँ अपने बच्चों को मेडिकल पढ़ने भेज रही हैं कि प्रैक्टिकली जो उनको एक्सपीरियंस हासिल यहाँ से हो सकता है वो उधर से नहीं होता। एक्सपोजर मेडिकल का जितना पाकिस्तान देता है इतना अच्छा वो शायद बाहर के मुल्कों में ना हो। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अनटच टैलेंट है जो अब तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम इज चेंजिंग और दैट इज व्हाई वी आर हियर, Yes, दैट इज व्हाई वी वर बोर्न एंड वी हैव अचीव्ड अ तो लॉट। देखिए ना आप हमारी पाकिस्तानी औरतों से ही तो मिल रहे हैं आज मेरे शो पे। ये सब पाकिस्तानी हैं, यहीं पैदा हुई हैं, यहीं पली बड़ी हैं और अपना नाम बना रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ ये देखने के लिए कि हम किसी से कम नहीं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज आप हमारे शो पे मुलाकात कर रहे थे अभी तक ख़वातीन से, और मैंने कहा ऐसा ना हो कि औरत मार्च वाले मतलब वो लोग कहीं नीने भी ग्रुप में शामिल हो चुकी है। नहीं भाई, मैं पूरे जेंडर्स की बात कर रही हूँ कि वो लोग जो अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द, सबको हक हासिल है। सो इसीलिए उस कड़ी को तोड़ने के लिए मैंने मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं फैसल इकबाल साहब, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और उनका जो शौक़ है स्क्रीन पर एज यूट्यूबर आना वो भी साथ परसू कर रहे हैं और वो बहुत दिल से वो काम कर रहे हैं। तो आइए मैं ज़रा फैसल साहब को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ख़वातीन में घबरा तो नहीं रहे हैं? सही हैं आप? नहीं अब मसला रज़िया नहीं गुंडों में फंस गई ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास बड़ी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन बैठी हैं, बाइक चलाती हैं, दौड़ती हैं, साइकिल चलाती हैं, रेसें जीतती हैं। सो फैसल जो है वो अपनी स्ट्रगल कहाँ से शुरू की उन्होंने और क्या सोच के अपने करियर के बाद फिर अपना शौक़ भी परस्यू किया? अच्छा, ये चीज़ शुरू हुई यूनिवर्सिटी से। अच्छा। यूनिवर्सिटी में 2009 बैच के हम लोग थे। ठीक है। और हम 3 दोस्त हैं। फैसल थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा ज़रा। ठीक है, हम 3 दोस्त हैं और हमने एज अ शौक़ वीडियोस बनाना शुरू की उस दौर में 13 साल पहले, अच्छा जिस दौर में यहाँ यूट्यूब भी बंद था। ओके। और फेसबुक को हमने अपने सामने बड़ा होते हुए देखा। अच्छा तो यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने शुरू किया स्टैंड अप कॉमेडी। थोड़ा जब शौक होता है ना तो इंसान कहीं ना कहीं मौका मिलता है। पढ़ाई थी मतलब BS कर रहे थे आप, सॉफ्टवेयर जी, इंजीनियर बन जी। रहे थे और इस एंटरटेनमेंट के लिए अपनी ड्राई जिंदगी में बाहर आप इससे ला रहे थे, है बिल्कुल ना? ऐसा ही है। शुरू में दोस्त होते हैं, उनकी नकल करी। हाँ, एक मिमिक्री। लड़का लड़की हैं, वो बहुत ज़्यादा साथ आपस में रह रहे हैं तो हंसी हाँ। मजाक में उनके ऊपर एक वीडियो बना दी। अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम लोगों ने कॉमेडी स्केच में कन्वर्ट किया अच्छा और यूट्यूब पे डाला तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए। हाँ तो हम लोगों को अवेयरनेस हुई कि नहीं यार, ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ पैसों का कोई माइंडसेट नहीं था उस वक्त कि कुछ अच्छा। पैसे भी मिलेंगे। हाँ, तो क्योंकि वो आप पढ़ाई तो कर ही रहे थे ना, एक बड़ी पढ़ाई कर सॉलिड रहे। पढ़ाई है वो, बिल्कुल अच्छा ऐसा खासा ही है। पैसे कमा के मतलब जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं उससे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस So- तरफ हमारा रुझान नहीं था, ये था कि एक टाइम मिले तो शौक भी पूरा करना है। हाँ तो इसको कंटिन्यू किया। जब कंटिन्यू किया तो फिर हम लोगों ने उसको प्रॉपर करते गए। हम लोग कौन? बेसिकली आप अपने आप को हम तो नहीं कह रहे? नहीं, बेसिकली मेरे साथ 2 दोस्त और थे अच्छा मेरे। अच्छा
और हमारा एक मेन प्लेटफॉर्म है। अच्छा। थोड़ा ऑकवर्ड सा नेम है, दी इडियट्स। कोई बात नहीं। लेकिन उस वक्त वही मूवी आई थी। हाँ। और हम भी 3 थे। हाँ। तो हमने कहा यही नाम रख देते हैं भाई। और कहानी भी आपकी जिंदगी की कुछ कुछ वैसी थी। हाँ, कुछ ऐसे ही थी कि हंसी मजाक ही कर रहे हैं हाँ। और बिला वजह कर रहे हैं। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ। और फेसबुक पे कमोबेश इतने ही फॉलोअर्स हैं। अच्छा। फिर अर्निंग भी शुरू हो गई अच्छा। और और ज़ाहिर है जॉब चल रही है साथ साथ। जॉब चल रही है साथ हाँ। साथ। 10 साल मैंने जॉब की है। हाँ। एक अच्छी कंपनी में। तो अम्मा अब्बा को बताया कि मैं साथ ये भी कर रहा हूँ? हाँ, अम्मा अब्बा को शुरू उनको में तो कोई देखते प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ बेटा कमा तो रहा है ना, सही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन शुरू में थोड़े वालिद साहब जो है ना, वही कहते थे यार ये क्या चक्करों में पड़ गए हो तुम लोग। कभी ये कैमरे के आगे, असल में क्या है अब उसमें इतनी ज़्यादा हम लोगों की पीआर तो थी नहीं। किसी लड़की को ऑनबोर्ड करें, अगर लड़की का कैरेक्टर है, खुद ही दुपट्टा पहन लिया। अब्बू ने तो कहा होगा आग कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, हमारी एक वीडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो, जिसमें वो कहते हैं कटवा लो तो फिर ना कटवाओ। ये है हमारे पास वीडियो? अच्छा। हाँ, वो सुनिए, बेसिकली वो अगर आप बुरा ना माने तो वो लड़की वाली वीडियो में दिखा सकती हूँ? बिल्कुल। अब्बू तो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, अब्बू तो खैर अब देखना चाहती नहीं है। अल्लाह। हाँ, लेकिन बात ये है कि जब से हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया और कमाना शुरू किया हाँ। और अच्छे अच्छे ब्रांड्स आने लगे, हाँ। उस ब्रांड्स ने या उस काम ने हमें वो लग्जरी दी जो कि वो जॉब नहीं दे सकती थी। सीरियसली? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अपनी पसंद की गाड़ी ले ली ओह, यूट्यूब की वजह से? यूट्यूब की वजह से। ओह, और जो भी अपने शौक़ हैं, तकरीबन 5 से 6 मुल्क घूमे यूट्यूब की वजह से, बगैर किसी खर्चे के। बेसिकली क्या हो, जैसे स्पॉन्सर अभी जिक्र हो रहा था, ऑफ द कैमरा के ब्रांड्स होते हैं वो बुलाते हैं चीज़ें। इसी तरह ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं वो बुलाते हैं, कहते हैं आप टर्की घूम के आए, एक ब्लॉग बनाइएगा, बताइएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब लाखों व्यूज़ आ गए और हमने फीडबैक अच्छा दे दिया कि जी हम बाकू घूम के आए। आपने तो मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। मेरा बेटा छोटा जो 9 साल का कहता है मामा मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनूंगा। मैं कहती चुप करो, इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही हूँ इसलिए। तो मैं अब नहीं बोलूँगी उसे। नहीं मैम, बहुत इसमें पोटेंशियल है। और मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने जिक्र किया कि आप जॉब करते हैं ना तो आप ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लग्जरी, अगर आप कहते हैं कि अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो, अच्छा पहने और अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमें, तो वो तो आपके पास जब एक्स्ट्रा मनी होती है, जब आप कहते लेकिन हैं कि ये देखें, वो जो आपका शौक था ना, जी जी उसमें आप एक्सेल कर गए। कहते हैं आप अपने शौक में जब एक्सेल कर जाते हैं तो फिर खुद ब खुद चीज़ें आपके पास चल कर आती हैं। आपकी वीडियो दिखाऊँ मैं सबको? बिल्कुल आते चाहूँगा। हैं ज़रा थोड़ी सी मज़ा भी आया ना सुबह सुबह। अच्छा, ये बेसिकली एक वो छोटा सा चंक निकाल लिया इसमें। हाँ। बेसिकली हम लोग बनाते हैं कॉमेडी स्केचेस ना। अच्छा। अब एक बात है कि सीज़न है बकरीद का, तो उसमें गाय बकरे तो होंगे। हाँ, तो हम उसमें दिखाते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी एजेंट आता है तो वो किस तरह से उसको देखेगा। हाँ। उसका एक नज़रिया होता है ना कि यार ये इतने साइज़ की है, कितने स्क्वायर फीट की गाय होगी, हाँ। या ये अगर हम लेते हैं तो इस पे ये कई लिखता पैसे कौन है? हम लोग खुद ही लिखते हैं। खुद ही? हाँ अरे कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर? डायरेक्ट करेंगे गाय का साइज। तीनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। जी, तीनों सॉफ्टवेयर तो भर कोई ये भी नहीं कह सकता आपको ट्रोलर के पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ लिख के डिग्री लेके आए हैं ना। आपके बिल्कुल पास ऐसे। कितना अच्छा जवाब है। और ये आपको एक उस जॉब से एक फरार मिलती है। अभी आप कर रहे हैं जॉब या नहीं, मैंने क्विट कर दिया। अब फुल फ्लेज यूट्यूबर, फुल फ्लैश यूट्यूबर, इसके अलावा व्लॉगर बेसिकली। अच्छा देखिए, या इसमें यूट्यूबर थोड़ा क्या सा ना ये होता है, हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई। हाँ। और कई यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी बुलाते हैं इवेंट्स में। हाँ। तो हम लोग वहाँ एक पॉइंट रेस करते हैं और तमाम यूट्यूबर्स होते हैं अच्छा। कि सर क्या गारंटी है कि एक स्लाइड चली और यूट्यूब कल से बंद। एक बात है, बीच में बहुत अरसे बंद रहा है, आपको पता हाँ। है। तो सिक्योर नहीं है बेसिकली ये काम ना। हवाई रोजी है ना। हवाई रोजी है वो, यही जबकि तो है हमारे ना। मुल्क में हवाई है। हाँ। तो मेरे अब्बू तो यासिर को रिश्ता भी इसलिए दे रहे थे, बेटा तुम्हारी हवाई रोजी है। तो देखिए रिश्ते भी नहीं मिलते, मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, मुझे तो मिल गया खैर। अच्छा बाहर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, खाली यूट्यूबर नहीं है। ऑप्शन है, अल्लाह ना करिए स्लाइड चली हाँ। कभी और इस तरह हुआ तो हमारे पास यही वापस बात अपने प्रोफेशन पे जाने की। बिल्कुल यही बात है जो आपके माँ बाप, बेसिकली मैं बच्चों को यही समझाती हूँ कि वो जो लड़ रहे होते हैं ना, वो जो कह रहे होते हैं कि बेटा डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो बेसिकली हमारे प्यार में बोल रहे होते हैं। उन्होंने कब तक ज़िंदा रहना होता है, वो तो आपको आगे का फ्यूचर आपका सेव कर रहे होते हैं। सो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और आप अपना शौक भी परसू करेंगे। अगर आप वहाँ नहीं चल सके, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, तो फिर आप दोबारा अपनी जॉब की तरफ जा सकते हैं।
तो आपने बहुत अक्लमंदी की है, तभी आपको रिश्ता मिल गया। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स, मैक्सिमम बता रहा हूँ हाँ। आपको, वो इस फील्ड के नहीं हैं। हाँ एक और साहब हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ। दूसरे साहब हैं, वो बिजनेस साइड पर हैं। तो ज़्यादातर ऑफ द फील्ड वाले जो हैं वो यूट्यूबर बन रहे हैं। हाँ अगर मीडिया साइंस किसी ने पढ़ा है या इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी है, वो आपको कम ही नज़र आएंगे। हाँ। क्योंकि देखिए, हम तो एक ही सर्कल है हम लोगों का, सारे यूट्यूबर्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जब अपनी जॉब छोड़ के टोटल यूट्यूब की तरफ मूव हो रहे थे, तो किसी ने घर में निगेट किया, किसी ने आपको रोका, किसी ने कहा बेवकूफ़ी कर रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग थे हाँ कि उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी इतनी सिक्योर जॉब है, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत अच्छी कंपनी भी था जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी। देखिए, वो फैसिलिटीज़ ही हमें रोक रही थी जो मैंने 7 साल वहाँ जॉब करी। 3 साल मैंने कहीं और किए कि यार मेडिकल है, पीएफ है, ग्रेजुएटी है, यहाँ सिक्योर है। लेकिन मैंने एक सबक लिया एक साहब से, हमारे मैनेजर के पीए थे, वो अच्छी उम्र के थे, 60+। वो रिटायर हुए, उनको कमोबेश 1 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद उनकी कई मेरे पास कॉल्स आती रही, फैसल यार मैं 45 साल से जॉब कर रहा था और अब मैं घर में नहीं बैठ पा रहा, यार मुझे कुछ बताओ मैं क्या करूं। मैंने उनको मल्टीपल मशवरे दिए, मैंने कहा आप इस तरह कर लें, अपने आप को ऐसे इंगेज कर लें, ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दें। तो उनको 1 करोड़ मिले थे और 2 महीने बाद मुझे खबर आई कि बेचारे किसी भी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो मुझे ये फील हुआ अंदर से ना कि यार ठीक है, 1 करोड़ रुपये मुझे भी मिलेंगे, कब मिलेंगे, जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा। अल्लाह, तो वो मेरे किसी काम के नहीं है। तो मैंने कहा फैसला, अब देखें आप, अगर आपके पास एक माइंड सेट है ना कि यार आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं अपने आप को, तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आज अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, अब देखें मेरी सैलरी है, मुझे पता है इतनी, और अगर हर महीने 5% भी बढ़ती है बेसिक पे, तो मैं 20 साल बाद कहाँ खड़ा हूँगा, मैक्सिमम मैं इतने पे खड़ा हूँगा। तो मैं देख रहा हूँ और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, तो मैं वहीं हूँ एक तरह से। तो मैं अपनी लग्जरीज़ या मैं अपने आप को कैसे आगे देखता हूँ, तो वो आप उसी वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ। तो वहाँ हमने फैसला लिया कि यार हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी जॉब को भी। मुझे 55 मेरी लीव्स थी साल में और 36 एक्स्ट्रास थी। क्यों? बीच में अपॉर्चुनिटी आई कि यार आप टर्की चले जाएं, फिर आई बाकू चले जाएं, दुबई चले जाएं। तो हमने अवेल करी, तो ये ऑफिस कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नहीं करते तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होता। तो एक साइड तो होना था, तो बिस्मिल्लाह पड़ी और हमने क्विट करी। 2 दोस्त हम लोग साथ ही थे, क्विट करी। फिर अल्लाह ताला ने इतना अच्छे ब्रांड्स, इतनी अच्छी चीज़ें। फैसल, पता है आप स्ट्रांग हैं जो ये सोचकर आपने किनारा पे हुए। बहुत सारे मर्द भी इस मामले में स्ट्रांग नहीं होते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। मगर मुझे मेरे हस्बैंड ने ही एक दफ़ा बात कही थी, ऐसा लग रहा है कोई बुढ़ा बाबा है, लेकिन उसने कहा था कि निदा, जवानी होती है जिसमें हम रिस्क ले सकते हैं, फिर आप एक सर्टेन एज के बाद रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ कोई भी उल्टा पुल्टा होगा यार, दोबारा खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो रिस्क लेते हैं, हमने बड़ी ज़िंदगी में रिस्क ली। रिस्क लेते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 60 साल बाद जब आपको सारे पैसे मिलेंगे, वो जिसकी वजह से हम इस जॉब पे रगड़ा खा रहे थे, तो पता नहीं आप कल हो ना हो, है ना? तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी अपने दिल के हिसाब से जी। बिल्कुल ऐसा ही। एंड आई थिंक कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है। Yes. तो इवन अगर यूट्यूब जाता भी है, यू हैव मेड योर पर्सनालिटी, आपकी एक इमेज बन गई है, एक यू आर एन एंटिटी योरसेल्फ। तो अगर यूट्यूब या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आपके हाथ से निकलता भी है, लेकिन आपकी पहचान है, यू वुड स्टिल बी अर्निंग। अरे भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो है ही ना, नौकरी कर लेगा। लेकिन और he क्या, can still backup earn plan his है। digital skills apart अच्छा from देखिए, that. इसमें भी स्टेप्स हैं। अब एक लिमिट में ना हम वीडियोस बना सकते हैं। अच्छा। देखिए, हमने 13 साल पहले शुरू किया ना, उस वक्त बीवी बच्चे नहीं थे, उस वक्त जिम्मेदारियां नहीं थी, उठे कैमरा चले गए, सुबह गए तो रात आ रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि उतना टाइम नहीं दे पाते और हमारा काम बहुत मुश्किल है। आसान लगता है लोगों को, होता देखिए, नहीं है। ये जो क्लिप यहाँ पे चला ना, मैं समझता हूँ कि इसकी जगह कोई एक ऐसी, क्योंकि देखिए टाइम के हिसाब से उन्होंने चलाया। ये थोड़ा फनी था ना। हाँ, हमारी लेकिन- कितनी सीरियस बातें हो रही थी सुबह सुबह, मतलब, तो मैंने कहा जरा सा तो फन हम डाल लें ना। हाँ, लेकिन बात ये है कि एक लॉन्ग वीडियो होती है ना, उसमें टाइम लगता है। हाँ। तो मैं कह रहा था स्टेप्स होते हैं ना। अब हमें अब जो जिस स्टेज पे है ना, हम ये सोचते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या है। अब देखें, इस वक्त अगर लोग जान रहे हैं या कोई ब्रांड्स आ रहे हैं, मल्टीपल 2-3 ब्रांड्स मैंने कुछ फैशन से रिलेटेड ही उन्होंने बुलाया, अभी सेल जो लगी थी। तो अब ये कब तक आएंगे, जब तक हम लोग उसको सही से कर पा रहे हैं, या अच्छा हम कंटेंट देंगे, जब तक हम अच्छा simple। कंटेंट देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जी
इसके थ्रू हम अपना कोई और बिजनेस को ग्रो करें। लाइक प्रॉपर्टी की फील्ड में मैंने एक कदम रखा और अपना ही नाम से मैंने प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन बाय फैसल से मैं यानी कि आपको सुकून नहीं है, आप कूदे मारेंगे इधर उधर। वेरी गुड। जैसे ये है ना, कभी इस पहाड़ पे होती है, कभी पानी के नीचे होती है, कभी कुछ कर रही होती है। सो कुछ लोग बेचैन हड्डी होते हैं और वो बेचैन हड्डी उनके लिए बहुत करामत साबित होती है क्योंकि वो रुकते नहीं हैं। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आपने एक काम कर रहे हो और 10 साल बाद वहीं बैठे वही काम कर रहे हो तो फिर देयर इज नो चेंज, देयर इज नो बेटरमेंट यू हैव ब्रॉट इनटू योर लाइफ। वो जो आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं और एक बच्चा ऐसा ना वो सोफे पे चढ़ रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वो हाइपर है, यकीन माने वही बच्चा कुछ ना कुछ जिंदगी में दुनिया में करके दिखाएगा। क्योंकि वो जो हाइपर बच्चा है जो आपको उस वक्त बचपन में तंग करता है, वो कभी कभार बड़े होने के बाद खुशी के आंसू आपकी आंखों में ज़रूर लाते। मैंने अक्सर देखा है। क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चे को, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इंटेलिजेंट होता है वो, ये क्या है, बोतल को खोल दो, फ्रिज खोल के देख लेगा, ये कैसे चल रही है, वो कैसे चल रही है। सो वो लोग जो कहते हैं ना, पानी जब एक जगह ठहरा भी रहता है तो उसमें से भी बदबू आने लगती है। जब वो आगे बढ़ता है, बहता है, तो वो खुद अपनी जगहें बनाता जाता है। उसी तरह फैसल आप भी कर रहे हैं कोशिश और कर आप रहे हैं। सब लोग माशाल्लाह ये कर रहे हैं, है ना। तो यही इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स ज़िंदगी में करते रहने चाहिए, रिस्क लेता रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को खुद पहचानें। इंसान को अपने आप को पहले खुद पहचानना है, फिर ही तो वो लोगों को अपने आप को दिखा सकेगा, मनवा सकेगा, बता सकेगा, है ना। ऐसे ही। सो फ्यूचर प्लान्स आप चारों के, आप मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स है भाई? अभी क्या तो करना है आगे? अभी तो फिलहाल इस मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का टाइटल है 2023 का, तो अब आई थिंक वक्त आ गया है कंट्रीब्यूट करने का दूसरों को। जो चीज़ें सीखी हैं वो सिर्फ अपने तक रखने का नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। तो थोड़ा उस पर काम करना है। हाँ। क्योंकि आप एक जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो अगेन पीपल लुक अप टू यू कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा फोकस करना है। और फिर काम के लिहाज से आई लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। ये है कि मैं हर चीज़ बहुत खुशी से एक्सेप्ट करूंगी और मेहनत नहीं ख़त्म करनी है। अभी से जर्नी शुरू हुई है। हाँ, तो वो बस कहते हैं ना उसको कि अब continue मैं रखना मिस है। यूनिवर्स पहुंच गई, अब तो मैं नहीं। नहीं और आजी और मेहनती ऐसे ही है। और चीज एक्सपेक्ट करें लोग तुमसे, अब तो ये चीज़ अनलॉक कर लिए। अब आगे और कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो ज़रूर उस पर मैं स्टेप इन करूँगी। बेस्ट ऑफ लक। आप तीनों के जो ख्वाब हैं, फ्यूचर प्लानिंग है, मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये लोग किसी से कम नहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज की सुबह तो मैं ऐसे काबिल लोगों से मिल रही हूँ और मैं हैरान हो रही हूँ कि ये काबिलियत के साथ इतना सारा शौक, इतना सारा टैलेंट भी छुपाए बैठे हैं। सो मैं अभी आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करा रही हूँ। मैं कहते हैं ना कि अरे मेरी बेटी, मेरा अब्बा कहते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ और दुनिया संवर जाएगी, तुम्हारी मज़ा आ जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। कितना मुझे फोर्स किया उन्होंने, मुझे अच्छे से याद है एक दफ़ा कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। सो मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं इकरा यासीन, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एज टैक्स मैनेजर वो कंपनी में काम भी कर रही हैं और उनका शौक जो उनकी हॉबी है कुकिंग, उसको परसू करिए। साइड हसल के नाम से कुकिंग बेस्ड बिजनेस है और साथ साथ पिछले 10 सालों से एज योगी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं तो ठीक ठाक लड़की। इतना पढ़ लिख के तुमने खाना ही पकाना था, ये नहीं कहा किसी ने तुम्हें? नहीं, खाना तो हर कोई खाता है ना, है ना। खाना हर कोई खाता और है। ये भी शौक हो सकता है। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तो वो जो डॉक्टर्स बनी हुई हैं लड़कियां और वो जो रोल लेते हैं, हमने इसलिए डॉक्टर बने थे किचन में मियाँ के लिए खाने पकाएं, तो उनको खामा खाई में ये अपने ऊपर तरस नहीं खाना नॉट एट चाहिए। ऑल, नॉट एट ऑल, है ना? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट खाना तो हर कोई खाता है। ऑल्सो खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए। ये तो आर्ट है। इट इज़ अ स्किल, इट इज़ अ लाइफ स्किल। Wherever you go in the world, आप दुनिया में कहीं भी जा रहे हो, खाना तो खाना है ना। Exactly. और बनाना आना चाहिए। तो बी इट मेन और विमेन, सबको खाना बनाना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जरा मुझे अपनी कहानी तो सुनाए, कितनी दफा फेल हुई तुम? बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा। आई मीन मुझे बहुत टाइम लगा अपनी सीए की क्वालिफिकेशन को पूरा करने में। कहते हैं ना 5-6 दफा तो होते ही होते हैं। उससे ज़्यादा किया। वही, फेल, या आई एम नॉट एम्बैरेस्ड अबाउट दैट एट ऑल। फेलियर से ही इंसान सीखता है। बिल्कुल, नो बिल्कुल। डाउट अबाउट दैट।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मेरी लाइफ में कुछ सेटबैक्स आए थे. दिस वाज अराउंड 2010. उसके बाद आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. तो मैं रातों को जागा करती थी और खाना बनाने का वैसे ही बहुत शौक था. हाँ. तो मैं रात में जब सब सो जाते थे मैं किचन में चली जाती थी, अपने लिए कुछ ना कुछ बना रही होती थी कि लाइक रात के टाइम रिलीज होता था. यस ऑफ कोर्स. हाँ बहुत ज़्यादा. मैं बस कुकिंग करती थी, फिर पहले थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बनाती थी, फिर कहती थी यार अब ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं. उस ज़माने में जो है मास्टर शेफ़ वगैरह भी देखती थी मैं. एंड या तो वो देखती थी और फिर वो देखने के बाद अब ये ट्राई करते हैं. देन आई वुड गो इन द किचन, आई वुड कुक समथिंग एंड आई वुड ईट दैट. एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि रिसर्च कहती है कि डिप्रेशन रिलीज करती है अगर आप कुकिंग करते हैं. Of course. सो डिप्रेशन रिलीज होता है. जी जी. तो उस वक्त ये था कि मैंने बनाना शुरू किया. अब हर चीज़ तो मैं नहीं खा सकती थी, तो मैं ऑफिस ले जाती थी अपने साथ. अच्छा. एंड ऑफिस में लोगों को खिलाती थी, सब लोग बड़े मज़े से खाते थे. फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार मेरी बेटी के बर्थडे आ रहा है, उसके लिए केक बना दोगी. समवन एल्स, कोई दोस्त ने कहा कि मेरी दोस्त का ब्राइडल शावर है, उसके लिए कपकेक्स चाहिए. इस तरह मैंने बनाना शुरू किया. और बस तस्वीर लेके, उस ज़माने में फेसबुक होता था, तो मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे पोस्ट कर देती थी. और फिर साथ साथ फ्रेंड्स, फैमिली, वो लोग सब ऑर्डर करना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि हमारे लिए बना दो, हमारे लिए बना दो. तो फिर ये होता था कि मैं ऑफिस से घर वापस जाके रात को तो वैसे ही मैं कुकिंग करती थी. ये तुम्हारा मी टाइम था. या इट वाज माय मी टाइम. लेजिट ये होता था कि सुबह के 3 बजे अगर अब्बा कमरे से बाहर निकले हुए हैं तो मैं अपने किसी केक पे काम कर रही होंगी या कुछ इस तरह की चीज़ चल रही होती थी. तो इस तरह से बिजनेस को थोड़ा ऊपर लेके गई. फिर टीवी पे भी काफ़ी अपीयरेंसेस की. इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी. मेरे लिए मेरे अंदर से निकलता था कि कुकिंग कर रही हूँ ना, तो मैं अपने नेचुरल एक एलिमेंट में होती. तो वो मैंने करना शुरू किया. लाइव शोज़ काफ़ी सारे किए मैंने चैनल्स वगैरह पे. उसके बाद एक कंपटीशन में भी पार्ट लिया, मेड इट टू टॉप 10. उसके अलावा फिर फूड स्टॉल्स वगैरह जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें मैं 5 दफ़ा फूड स्टॉल भी लगा चुकी हूँ. Friends or families were there for me. I didn't hire any other staff. My friends and family used to be there to support me चार्टर्ड through that. अकाउंटेंट किसके कहने पे बनी? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअली मुझे शौक था. आई वॉज वेरी गुड विद नंबर्स. आई वॉज अ जीनियस विद नंबर्स. और 9th ग्रेड में जब मैंने पहली दफ़ा अकाउंटिंग पढ़ी थी, तो मुझे मेरी टीचर एक याद है, मिस नादिया होती थी उस ज़माने में. उन्होंने मुझे कहा था, इकरा यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. Like I was so good with accounting as well at that time. उस वक्त से मेरे दिमाग में भी रह गया. प्लस मेरी फैमिली में कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे. दे वर एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल. तो उनको देखते हुए ये शौक हुआ. फिर उसके बाद ए लेवल्स कर लिया. उसके बाद मैं CA में गई. और फिर उसके बाद देयर हैव बीन अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ सिंस देन. बट देन ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में एक कंसिस्टेंट मेरा एंकर था, जो मुझे पता था कि हाँ फेलियर है, सक्सेस है, हाँ ठीक है, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट ये करना है. तुम्हें बचा के रखता था हर चीज़. I agree with that. I agree with that. I knew that I can go back to this. This is something that is here. ये चीज़ है मेरी लाइफ में. उसके बाद फिर जब क्वालिफाई हुई, फिर ट्रैवल वगैरह भी किया. फाइनेंशियल लाइक आई स्टार्ट मेकिंग मोर मनी. तो ट्रैवल किया, थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई से थोड़ा फोकस हटा. उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया. देन 2019 में आई हैड सिवियर इंजरीज इन माई बॉडी एंड स्टफ. एंड देन फिर उसके बाद मैंने योगा, उस टाइम में आई फाउंड योगा. अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को ना इस तरह यूं घुमाता है और आपको ऐसी मंजिलों तक ले जाता है. आप अपने आप को जानते हैं. आपको नहीं पता होता कि अल्लाह वहाँ से उठा के आपको यहाँ ले आया है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं कि आपके अंदर ये वाला टैलेंट भी है. आप किसी भी उम्र में अपने आप को जान पहचान सकते. फॉर श्योर. जैसे इन्होंने अपने आप को जाना, बच्चे को साइकिल सिखाते हुए खुद उस रेस में चल पड़ी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर लोग सोचते हैं कि मैं 30 की हो गई हूँ या मैं 35 की हो गई हूँ, मुझे ये चीज़ करना नहीं आती, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न. मैंने साइकिल चलाना 32 साल की उम्र में सीखी.
आई वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग, ऑफिस के लिए ही ट्रैवल करी थी, लेकिन मुझे था कि मुझे वहाँ जाके साइकिल चलानी है। वाह। तो मैं अपने भाई के साथ गली में पीछे जाके उसने मुझे साइकिल सिखाई। हाँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी साइकिलिंग करना शुरू की। हाँ। फिर मेरा जो एक था एम था कि मुझे वहाँ जाके यूरोप में जाके मुझे साइकिल चलानी है, हाँ। एंड आई डिड दैट। और वो उसी वक्त सीखी, उसी को परस्यू भी किया, वहाँ जाके एक्सप्लोर किया। पेरिस में चलाई थी इनफैक्ट मैंने जबरदस्त साइकिल। भाई, एरिका ने तो अपने ड्रीम्स बता दिए, Yeah. अपने फ्यूचर प्लान्स बताएं। अब आप एक एक करके सब बताएं, अब आपकी बारी है। सो अगर आप मुझसे कॉकअप की बारी है। तो मेरा ड्रीम या मेरा जो लाइफ का एक मोटो होता है कि एवरी डे आई नीड इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, और वो मुझे अपने काम के थ्रू भी मिलती है। ऑब्वियसली आई वुड वांट टू एक्सेल इन माई करियर, प्रोफेशनल करियर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रही हूँ उसके अंदर भी इन द सेल्स जॉब ओनली। एंड देन अदर देन दैट साइकिलिंग के को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया। मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो ग्रीन जैकेट मैं पहनूँ जिस पे पाकिस्तान का फ्लैग लगा हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिला। 3 स्टार्स जो मैंने आपको बताया मैराथन्स के, वो मेरे 3 हो गए हैं, 3 अभी रहते हैं। इंशाल्लाह आई विल डू दैट। एंड वन मोर थिंग दैट्स इन माई बकेट लिस्ट इज डूइंग Ironman, which is you do swim and then you do bike and then you run. Triathlon. So I'm preparing for that. More power to yes, you. inshallah in next year, early half of the year के अंदर inshallah that I'll be ओए। doing. Yeah. फैसल, क्या हैं आपके ड्रीम्स जो अभी भी अकम्प्लिश करने हैं? अच्छा देखिए, जैसे मैंने बताया कॉमेडी स्केचेस बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, मज़ीद प्रोफेशनल होना है, वेब सीरीज़ की तरफ जाना है। हम दोस्त बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार सब चीज़ें हमारे पास, एक्टिंग भी कर सकते हैं, इक्विपमेंट भी है, हर चीज़ है, तो क्यों नहीं वेब सीरीज़, एक अच्छी वेब सीरीज़ जो यहाँ पे आए और लोग कहें नहीं यार कुछ किया है, कोई काम है, और बहुत मिनिमम रिसोर्सेज के साथ किया है, मतलब बहुत बड़ा कोई क्रू ना हो, क्योंकि हम लोग सब चीज़ें कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्लान्स हैं, अक्सर बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई ऐसा आइडिया हो यार जिस पे काम करें, तो फिर हम उसको जनरेट करें, मल्टीपल उसके पार्ट्स एपिसोड्स हों, तो इस तरफ हमारा फोकस है। बाकी अपना बिजनेस करना है इंशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी हाँ। कुछ ना कुछ बिजनेस को ग्रो करना है साइड हाँ। में, ताकि एक सेफ साइड हो। सेफ साइड, सेफ साइड, शौक भी पूरा होता रहे, शौक भी और वो पूरा भी होता चलता है। बिल्कुल। जी फातिमा, आई थिंक अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने करनी है, लेकिन उनको करने के बाद व्हाट आई एक्चुअली ड्रीम टू डू इन पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना जिसके अंदर हर फैसिलिटी, हर अपॉर्चुनिटी, हर चीज़ हो हमारे यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए। जो हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हमारे मुल्क की नेक्स्ट जनरेशन है, वो तबाही की तरफ मत जाए, वो मुल्क छोड़ के ना जाएं। हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स, हर चीज़ उठानी है। कहीं पॉलिटिक्स वगैरह में जाने का मुझे लगता है लड़की इरादा है। कोई पता नहीं। आगे कुछ यही कहानी लग रही है तुम्हारे 10 ड्रीम साल है सोच के? इलेक्शंस में, बहुत टाइम है। जब तक तुम मचार हो जाओगी ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के लिए थोड़े से सफ़ेद बाल भी तो ज़रूरी है ना। वो तो अभी से शुरू हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को the reason why I never left Pakistan was the fact that Pakistan needs people like me. क्योंकि मैं अगर करूँगी, सीखूंगी, देखूंगी, तो मैं आगे जाके दूसरों के लिए कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को इतना बेहतरीन बना लूँ, एक ऐसा एक लेट्स से आई नेवर हैड द प्लेटफॉर्म्स। मुझे एक एक चीज़ जो मैंने की है ज़िंदगी में, ढूंढी, मैंने कमाया उनके लिए, मैंने लगाया उन पे, मैंने सीखी, और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुई हर काम को करने के लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को इतना बेहतर मुल्क बना दूँ कि हर कोई कंफर्टेबल बने। इसके अंदर ये मत कहे पाकिस्तान है ही ऐसा, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसे। ब्रो, मैंने पाकिस्तान बहुत खूबसूरती से देखा है, और मैं चाहती हूँ कि सारे उसी तरह देखें। वन कॉमन थीम निकल के सबसे आ रहा है, चाहे इन्होंने बात की है, फातिमा ने बात की, to inspire other women also. I think that women and men both. as well, obviously, both. obviously. हाँ, हमारा शो सबके लिए है। I think utilizing our power, Absolutely. our platforms to make space, space for others to step up. बेसिकली एक्चुअली जो आज का हमने शो डिज़ाइन किया था वो ये था कि जो आपका दिल कहता है ना, जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है ना, वो बहुत कम गलत होती है। जो आपका दिल कहता है उसकी सुनो ज़रा, ट्राई ज़रूर दो, क्योंकि 60 की एज में जाके दुख ना हो। काश कर लेते ये हैं। काश नहीं होना चाहिए मरने से पहले। बहुत सारे लोग जो इंतकाल कर जाते हैं, उनके बच्चों को ये सुकून होता है कि हमारे माँ बाप जो इंतकाल कर गए हैं, उनको एक सुकून दिल में ये मिलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वो हासिल किया,
जो वो चाहते थे। तो बच्चों के दिल में भी सुकून होता है कि वो रच बस के जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग हसरतें लेके दिल में इस दुनिया से चले जाते हैं। जाना तो सबने है, लेकिन अपने दिल की सुनकर जाना जो है ना, वही जिंदगी का असल मजा है। थैंक यू सो मच आप सारे टैलेंटेड for लोगों का having us. कि Thank आपने you. मुझे इंटरव्यू दिया और हमारी सुबहों को खुशगवार बनाया, बहुत सारे लोगों के दिमागों से ओस हटाई। तब ज़रा खोल के देखिए इस दुनिया को, आंखें कुछ अलग नज़र आएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।